यस, थैंक यू वेरी मच अगेन डॉक्टर एस कुमार फ्रॉम दिल्ली। और आज आप सबको पता है कि जो हमारी मीटिंग होने वाली है वो एक जबरदस्त मीटिंग है। और डेफिनेटली मुझे पता है कि आज जो आप यहाँ से लेके जाने वाले हैं वो डेफिनेटली डिफरेंट होगा। आप लोगों ने कई बार देखा होगा संजय मेश्रान सर को आपसे रूबरू होते हुए, लेकिन मैं आपको इस बात का अश्योरेंस देता हूँ आज कि जो आपको आज मिलने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली जो क्वेश्चंस हम उनसे रखेंगे आज आप लोगों के लिए तो डेफिनेटली वो डिफरेंट होंगे। तो अगर क्वेश्चंस डिफरेंट है तो डेफिनेटली उनके आंसर्स भी डिफरेंट होंगे। और हम वो चीज आपके सामने रखेंगे जिसकी वजह से आपके नए लोग, जितने नए पार्टिसिपेंट हैं, उनको एक रास्ता मिले, एक विजन मिले काम करने का। और वो प्लानिंग करे कि मुझे एक्चुअली एटमी में अगर मैंने ज्वाइन किया है तो एटमी मैंने क्यों ज्वाइन किया है। तो ये एक प्लानिंग है आज की, जो कि पूरे एटमी इंडिया के लिए मैं समझता हूँ पूरे एटमी इंडिया के लिए एक खास बात होगी। तो इसीलिए आप लोग, अभी भी थोड़ा सा टाइम है आपके पास और कुछ सीटें बची है हमारे पास। तो अगर आप अपने लोगों को बुलाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप बुलाएं। और बहुत सारे डायमंड मास्टर, शेरोन रोज मास्टर, सेल्स मास्टर ऑलरेडी हम लोगों के साथ ऑलरेडी लिंक हो चुके हैं। तो बहुत जबरदस्त कुछ होने वाला है आज। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे शेरोन रोज मास्टर, सबसे पुराने से शेरोन रोज मास्टर टीएन सॉस्कर सर को। सॉस्कर सर आप प्लीज आए एक बार, मैं कुछ बातें आपसे पूछनी है मुझे। सॉस्कर सर। जी नमस्ते सर, नमस्ते। थैंक नमस्ते यू सर, फॉर आपका मी वीडियो बिल्कुल। इनवाइट। जी जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये दिनेश सर, आपका ये बार बार कैसे हैं आप सर? बहुत अच्छे सर, आप कैसे हैं? यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। एक आज हमने एक्चुअली दो शेरोन रोज मास्टर को एक दूसरे के सामने किया है, ओल्ड थैंक वर्सेस यू न्यू, थैंक यू। ब्रांड न्यू। तो सर एक्चुअली हम जानना चाहते हैं आपसे, एक अहम सवाल है आपके लिए। तो मैं आपको, लोग जितने भी लोग हमारे साथ बैठे हैं, हम ये जानना चाहते हैं सर, आपकी मुलाकात संजय सर से कैसे हुई? और संजय सर ने ऐसी क्या बातें आपको बताई? कैसे कैसे एटमी की शुरुआत, मतलब आपकी मैं मुलाकात जानना चाहता हूँ, संजय सर से कैसे मुलाकात हुई और कैसे वो कैसे आपको ज्वाइन करा पाए एटमी में। प्लीज आप उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, और तो हम लोग मीटिंग को आगे कोऑर्डिनेट करें सर। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब। मुझे जो सवाल किया है वाकई में बहुत ही जबरदस्त सवाल है, क्योंकि ये सवाल बहुत ही जो पुराने यादें हैं और जिंदा कर दिया है इस सवाल ने। सबसे यस। पहले मैं सभी का धन्यवाद कहना चाहूंगा और सभी का वेलकम करना चाहूंगा इस सेशन के लिए। और जितने भी सेल्स मास्टर, ऑटो सेल्स मास्टर एंड डायमंड मास्टर और जितने भी एटॉमिक के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सभी का मैं दिल से स्वागत करूंगा। और मेरे मेंटर्स, मेरे गुरु जिनको मैं हमेशा मानता हूँ, जिन्होंने मुझे अच्छे तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे लाके बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचा दिया है, वो हमारे मेंटर और मेरे गुरु संजय सर को भी वेलकम करना चाहूंगा। दोस्तों, जो डॉक्टर साहब ने मुझे सवाल किया था, बहुत ही जबरदस्त सवाल है कि मैं इनको कैसे मिला और कहाँ से कैसे शुरुआत की, राइट। तो दोस्तों, मैं इस शुरुआत को मैं बताना चाहूंगा। 2017 की बात है। 2017 में मेरे पास जब एटोमी आया था, ये मेरे दोस्त ने लाया था, मेरे एक दोस्त ने। कि जो दोस्त मेरे साथ 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही गांव में स्कूल थी, वहीं पे पढ़ते थे। तो उस स्कूल का जो मेरा फ्रेंड था, उन्होंने मुझे सिर्फ बताया था कि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड देना है। उन्होंने मुझे सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड दे दिया, क्योंकि उस समय में कोई मैं सवाल किया नहीं उसको, क्योंकि मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड था वो, और बहुत ही विश्वासु फ्रेंड है। और उन्होंने मुझे जब मांगा तब मैं दे दिया। बस 2-3 दिन में, सिर्फ 2-3 दिन में मुझे एक टैग आया, वेलकम टू एटोमी, वेलकम टू एटोमी। जब मैं वेलकम टू एटोमी आया तो एटोमी मैं सर्च करने लगा गूगल में कि एटोमी क्या है भाई। बट उस समय में जब मुझे सर्च करने लगा, तब मुझे दिमाग के बाहर गया, क्योंकि वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज था, कोरियन लैंग्वेज था। तो मेरे दिमाग के बाहर था, मैं उसको अच्छे तरीके से समझ नहीं पाया। फिर से उसको मैं
कुछ 5-6 दिन में फिर उसको कॉल किया कि भाई जो ये एटॉमी चीज है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एटॉमी हमारे लिए, आपके लिए हो सकता है ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। तो उसको कॉल करके बोला कि इसके बारे में मुझे कौन इन्फॉर्मेशन दे पाएगा। तो उसने बोले कि मैं भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं भी यहाँ पे शुरुआत के दौर पे आया हूँ, तो मैं भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा। तो उन्होंने मुझे हमारे संजय सर का नाम बताया कि एक इंसान है जो आज जहाँ पे रहते हैं, एक नाम बताया नागभीड़ करके। नागभीड़ में जो संजय सर है तो वो बता सकते। तो संजय सर के साथ मेरी एक बार मुलाकात हुई थी नागपुर में, एक ही बार मुलाकात हुई थी नागपुर में। वही मेरे दोस्त ने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो तब जाके मैंने थोड़ा अपने बॉडी को ट्रेस करके, माइंड को ट्रेस देकर फिर रिमाइंड किया कि संजय सर, संजय सर। फिर उनको बोला कि नहीं, वहां पे जो मिले थे हमें नागपुर के अंदर में इस होटल में, क्या वही संजय मेश्राम जी है? हाँ, बोले वही संजय मेश्राम जी है। तो उस समय में दोस्तों जब मुझे पता चला, तब मैं उनको बोला कि नहीं, मुझे संजय जी का नंबर चाहिए। तो उन्होंने नंबर नहीं दिया, उन्होंने डायरेक्ट बोले कि पहले मैं उनसे बात करता हूँ। बात करने के बाद उन्होंने मुझे नंबर दिया, मेरे दोस्त ने, संजय सर का। और संजय सर को मैं कॉल किया कि सर आपका मुझे समय चाहिए। तो उन्होंने बोले किस लिए? तो उनको एक ही कहा था, मुझे ये जो एटॉमी नाम का टैग मेरे पास आया, मेरे दोस्त ने मुझे भेजा, इसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। तो संजय सर ने उस चीज को लगाने के लिए 1 हफ्ता लगाया, मतलब मुझे मिलने के लिए 1 हफ्ता लगाया। कम से कम संजय सर और मेरा जो डिस्टेंस था 80-90 किलोमीटर का था उस समय में, आज भी है 80-90 किलोमीटर का। अगर गांव की अगर बात किया जाए तो गांव से नजदीक की बात किया जाए तो 30-35 किलोमीटर उनका गांव है। लेकिन उनकी जहां सर्विस थी वहां का जो डिस्टेंस था 80-90 किलोमीटर का था। तो 80-90 किलोमीटर में से मैं भी नहीं जा पाता था उनके पास। तो उन्होंने प्लान किया कि नहीं, मैं ही आता हूँ। उन्होंने कॉल किया कि नहीं, मैं ही इस रेलवे स्टेशन पे आऊंगा और यहीं पे आपको मिलूंगा। तो हमारा रेलवे स्टेशन, मेरे तहसील का रेलवे स्टेशन है अर्जुनी मुरगांव कह के, उस रेलवे स्टेशन में वो आए। और पहली उस मुलाकात में हम उनके साथ मिले। और मिलने के बाद उन्होंने मुझे सारा का सारा एटॉमी के बारे में स्टेप बाय स्टेप, पूरा नहीं, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने समझाना चालू किया कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग में ये होता है, इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से इंसान बड़ा बन सकता है। उन्होंने सबसे पहले प्लान शो नहीं किया मुझे, प्लान शो नहीं किया। सबसे पहले उन्होंने सबसे ज्यादा से ज्यादा उन्होंने फोकस किया है कि आपकी चाहत क्या है, आप क्या करना चाहते हो, ये सवाल किया था उन्होंने। उस समय में मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था और साथ ही साथ मैं एक सोशल वर्किंग में भी था उस समय में। तो उस समय में वर्किंग में था, तो उन्होंने मुझे एक ही सवाल की कि आपको क्या करना है। तो उनको एक ही बोला कि मैं एक बेरोजगार हूँ, कॉम्पिटिटर हूँ, और मैं अच्छा सा पैसा कमाना चाहता हूँ, मेरे ड्रीम है और ड्रीम मैं अपने फुलफिल करना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक मार्क दिया था कि आपसे आज से आपके ड्रीम पूरे होंगे। मैं बोले कैसे? जो एटॉमी चीज है यही करवा के देगी आपके पूरे ड्रीम, ऐसे उन्होंने मुझे कहा था। फिर वो सुबह से, पता नहीं वहां से जो ट्रेन कितने बजे मिल लगती है, तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 बजे वो वहां से ट्रेन लगती थी। और सुबह 8 बजे वो बैठते थे तो मेरे पास 10, साढ़े 10 बजे वो पहुंच जाते थे संजय सर। और मैं और मेरे दोस्त और जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया था वो दोस्त, 2-4 लोग हम मिल के प्लेटफॉर्म पे बैठते थे। प्लेटफॉर्म पे हम बैठते रहते थे और प्लेटफॉर्म में ऐसे बैठे थे। आज के तो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे तरीके से शानदार बन चुके हैं। उस समय में प्लेटफॉर्म की बात किया जाए, छत भी नहीं था। उस समय में बरगद का पेड़ है, आज भी बरगद का पेड़ है उस प्लेटफॉर्म पे। उस बरगद के पेड़ के नीचे हम बैठ जाते थे। उस छाव में कभी इधर से धूप आ जाती है तो उस छाव में जाते थे, उधर से अगर धूप आती तो दूसरे छाव में जाते थे। ऐसे हमारा सिलसिला चला कंटिन्यू 10 से 15 दिन इस इंडस्ट्री को समझने के लिए। इस इंडस्ट्री को समझने के लिए 15 से 10 दिन चला गया तो भी मेरे दिमाग के बाहर चले जाती थी
क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में मैं कभी किया नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था मुझे डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का, तो मुझे ये टफ लगा सीखने के लिए। तो थैंक्स मैं कहना चाहूंगा संजय सर का कि इन्होंने इतने डीपली नॉलेज दिया वहां से। मैं हमेशा अगर कंफ्यूज रहा तो मैं सर से फोन करता, सर मुझे मिलना है। सर बोलते थे कि नहीं मैं आज बिजी हूँ, कल मिलते। मैं उनको बोलता था ठीक है, फिर दूसरे दिन मैं फोन करता था, सर मुझे मिलना है, क्योंकि ये चीज मुझे समझना है, क्योंकि मेरे ड्रीम थे इसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि सर ने बोले कि आपके ड्रीम पूरे के पूरे फुलफिल यहाँ से हो जाएंगे। तो मैं वही देखता था। फिर वो मुझे वीडियो भेजते थे, वो इम्प्रेल मास्टर का जो सेरेमनी का था वो मुझे भेजते थे, बड़े बड़े लेकिन सब दिमाग के बाहर जाता था, कुछ समझ में नहीं आता था क्या है क्या नहीं। लेकिन जब वो इम्प्रेल मास्टर बनी पहली लेडी, वो हमारे आंखों के सामने बनी, तो उनका वीडियो आया था, तो उन्होंने मुझे भेजा था। तो इतना बड़ा क्या मैं कि मैं अभी एटॉमी के अंदर में ज्वाइन हूँ। अगर काश मैं इसको अच्छे तरीके से समझ पाता हूँ, अगर संजय सर ने मुझे अच्छे तरीके से समझा के दिया और सारी चीज इसको अच्छे अंडरस्टैंडिंग करके दिया, तो काश आने वाले दिन में ये 6 करोड़ मेरे लिए, ये 6 करोड़ मेरे लिए, यही सोच लेके। और यहां से मैं और दूसरी मैं उनको बोला था संजय सर को, सर मैं अपने जिंदगी में अपने फैमिली से सबसे रईस इंसान बनना चाहता हूं। उन्होंने बोले तथास्तु, तू बनेगा, तू बनेगा, ऐसे संजय सर ने कहा था। और उसी दिन से हम हर दिन हम छाव में धूप में बैठकर हर दिन हम वो प्लेटफॉर्म पे कंपनी के बारे में, कंपनी का प्रोफाइल, हर चीज हम वहां से लेते थे संजय सर की तरफ से। वो एक एक नोट्स, एक एक पॉइंट हमें डायरी पे उतार के देते थे, नहीं इस तरीके से करोगे तो ऐसा होगा, इधर इतना लोगों का बिजनेस आएगा तो इधर इतना मैचिंग होगा, इतना मैचिंग से फिर 15 दिन में रिवर्स होगा, मतलब रिवर्स मतलब फिर रिकाउंटिंग होके और दोबारा आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऐसे हमें बहुत बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझा के देते थे, कंपनी का प्रोफाइल समझा के देते थे। केरी कोलमार क्या है उस समय में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझा के दिया था हमें, मुझे ही नहीं मेरे दोस्त को भी। बट हमारा कोई कोरिया से अपलाइन नहीं था। संजय सर, मैं, मेरा एक दोस्त और जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया था वो दोस्त, और एक थे जो प्री लॉन्चिंग के समय में संजय सर के साथ रहते थे। प्री लॉन्चिंग के समय में संजय सर मीटिंग में जाते थे, उनके साथ रहते थे। वो एक इंसान था हमारे साथ, कभी कभी उसके घर में जाके बैठ जाते थे, कभी कभी हम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे जाते थे। जब हमने हमारा अपलाइन के बारे में पता नहीं था, हम सब मिलके एक फेसबुक का जरिया, जो सोशल मीडिया कहते हैं, सोशल मीडिया के जरिए से हमने अपने अपलाइन को ढूंढना चालू किया। सब मिलके, संजय सर थे, मैं था, हम 4-5-6 लोग थे, उसको ढूंढने लगे। तब जाके हमें जनवरी में उनके साथ मुलाकात हुई, वो भी सोशल मीडिया से। इतना कठिन परिश्रम में उन्होंने हमें, देखो उनका डेडिकेशन, मुझे सबसे बड़ा उनका डेडिकेशन लगा कि मैं जब फोन करता था वो आते थे, जब फोन करता था तो मतलब उनका डेडिकेशन कि उनके अंदर में पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचते थे उस समय में। हो सकता है मेरी सोच ये है कि उनके दिमाग में ये आया होगा कि इस बंदे को सिखाना है, ये जितने भी बंदे इनको सिखाना है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का तजुर्बा उनके पास था, और कैसे इंसान लखपति करोड़पति बनते थे वो तजुर्बा उनके पास था, वही तजुर्बा हमें देना चाहते थे। आज नतीजा, आज आपके सामने, आज मेरी फैमिली की इनकम 2 CR के प्लस में हो गई। ये सारा का सारा श्रेय मैं देना चाहूंगा संजय सर को। अगर उन्होंने मुझे समझा के नहीं दिया रहता, अगर मेरे दोस्त ने मुझे यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया रहता, तो काश आप मुझे नहीं पहचानते या मैं आपको नहीं पहचानता, राइट। तो काश मैं ये कहना चाहता हूं कि वही चीज अगर आप लोगों ने संजय सर की जो आज जो बताने वाले, अगर अच्छे तरीके से आपने सुन लिया, गौर किया और अपने दिमाग में और दिल में बिठा दिया, तो हो सकता है, यकीन से बता रहा हूं, 100% नहीं 100% के 1000% मैं बता रहा हूं, मेरे जैसा आप इंसान बनोगे।
सिर्फ उसको आपको सुनना पड़ेगा और उसके ऊपर सबसे ज्यादा एक्शन लेना पड़ेगा। देखिए, हमने उस समय में बहुत बड़े बड़े ड्रीम देखते थे, एक्शन लिए थे, हमने छोटे छोटे हमारे एरिया में मीटिंग लेते थे, लेकिन हमारा समाधान नहीं होता था। सर बोलते थे और सर को मैं बोलता था कि सर हमें ये बिजनेस इंडिया के अंदर में स्प्रेड करना है, बड़े लेवल पे स्प्रेड करना है, इंडिया लेवल के, ये नेशनल लेवल पे पूरा इसको सेटअप करना है। फिर हमने सर का और मार्गदर्शन लिया कि हम इसको किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सकते हैं। फिर हमने सोशल मीडिया का जरिया ढूंढा और सोशल मीडिया के माध्यम से हम पूरा का पूरा स्प्रेड करने चालू किया। और मैं आपको बताने चाहता हूँ, संजय सर उस समय में नौकरी पे थे, उनके पास छोटा मोटा पगार था, तो उनको सर्वाइव करने के लिए बहुत ही बेटर था। हम तो बेरोजगार थे, फकने थे उस समय में, फकीर थे, टोटली फकीर थे उस समय में, तो हम अच्छी तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाते थे डिफरेंट सिटियों में, बड़े बड़े सिटियों में। तो सर ने ये धुरा अपने कंधे पे उठाए कि मैं जाऊंगा, जहां पे नेटवर्क बनेगा वहां पे मैं मीटिंग देने के लिए जाऊंगा। उन्होंने इतना दिल दिया कि मैं वहां जाके हम आपका खुद का पूरा नेटवर्क स्टेबल करेंगे। ये संजय सर का शब्द था उस समय में, और उन्होंने किया ये डेडिकेशन, मतलब उन्होंने हमसे एक्शन मोड पे लाया। एक्शन मोड के साथ साथ हमने उस काम को कंसल्टेंसी रखे, कंसल्टेंसी हमेशा रखे, और कंसल्टेंसी हमेशा रखते रखते कब ऐसा पूरा इंडिया कैप्चर हो गया, कैसा इंडिया के अंदर में पूरा नेटवर्क एटॉमी इंडिया का फैल गया, मतलब उसका हमें इफेक्टिवनेस आ गया, इफेक्ट आ गया कि हम तब से हमने टर्म किया कि नहीं, अभी यहाँ से हमारे अच्छे दिन आने वाले थे। लेकिन वही सवाल आता था कि एटॉमी कब लॉन्च होगी। फिर सर से मैं कॉल करता था, सर आप एटॉमी कब लॉन्च करवाए, कैसे होंगे। बट उस समय में लिन मैडम का, पार्क सर का हमारे पास नंबर था, हम भी पूछते थे, मीटिंग भी लिया था सर के साथ भी, हम मीटिंग लिए, नागपुर में लिए, मुंबई में लिए, दिल्ली में मीटिंग लिए, हमारे जो अपलाइन थे जो कोरिया से, उनकी भी मीटिंग लिए। तो मेरा एक सोच था उस समय में, जब हमें पेस्ट और ब्रश मिला था, तो वहां से जो हमारा क्वालिटी मिला प्रोडक्ट का, तब से मेरा ड्रीम और ब्राइट हो गया। यस, अगर ये बंदा अगर ये प्रोडक्ट को लेके अगर मार्केट में उतरता है तो मार्केट खा जाएगा। ये सोच उस समय में हमारा ब्राइट था, आज भी है, ऐसा नहीं कि उस समय में था, आज भी है। तो उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, कि हम किस तरीके से इसको सर्वाइव किए। हमने भी छोटे छोटे शहरों में ट्रैवलिंग की है, जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारे महीने ट्रैवलिंग किया सर ने, पूरा इंडिया। और एक किस्सा बात बताना चाहूंगा, जब उनको एक नौकरी पे जाना था, तो सर ने हमारा टिकट बुक करवा के दिया था कोलकाता से इसके लिए, गुवाहाटी के लिए, मैं और मेरा दोस्तों वो किस्सा हमें पता है। जब ट्रेन से गए, ट्रेन से डमडम से हमें एयरपोर्ट से जाना था गुवाहाटी, लेकिन मजे की बात ये हुई थी उस समय में, हमारा ट्रेन थोड़ा सा 1 घंटा, सिर्फ 1 से 2 घंटा लेट हुआ और हमारा फ्लाइट छूट गया, वहां से फ्लाइट छूट गया। फिर ट्रेन से जाने का सवाल आया, ट्रेन से जाने के लिए सवाल आया, तो उस ट्रेन का भी उधर से जो रूट था वो रूट भी पैक हुआ था, उस समय बारिश थी। फिर हमने निराश होके वही रुक गए और वहां पे स्टे करें ना कोलकाता में, फिर रिटर्न आए। फिर सर बोलते थे डोंट वरी, टेंशन मत लो, सब बराबर हो जाएगा, सब बराबर हो जाएगा, अभी मौका नहीं तो नेक्स्ट टाइम में करेंगे। लेकिन वही हमने कंसल्टेंसी रखी दोस्तों, और उसको एक्शन मोड पे लिया। और वाकई में मैं डेडिकेशन कहना चाहूंगा, संजय सर का ड्रीम बहुत बड़ा था, क्योंकि बड़ा ये था कि खुद को भी बड़ा करना था और हमें भी बड़ा करना था, ये उनका सबसे बड़ा ड्रीम था। जब बोलते थे सर कहाँ हो, आप आ जाइए, अगर किसी लीडर से बात करना है तो कॉन्फ्रेंस लेते थे, सर आप इनको हैंडल करो। बहुत सारे हमने ऐसे लीडरों को कॉन्फ्रेंस लिया, क्योंकि इंसान के पास नॉलेज, प्रैक्टिस, मतलब उसका एक्सपीरियंस अगर होता है तो इंसान हैंडलिंग कर सकता है। लेकिन हमारे पास नॉलेज भी नहीं था, एक्सपीरियंस भी नहीं था, हम टोटल एम्प्टी बॉक्स थे, हम एम्प्टी बॉक्स। और एम्प्टी बॉक्स को भरने का काम हमारे संजय सर ने किया, और संजय सर ने किया, लेकिन साथ मिलके हमने पूरा का पूरा वो खड़ा करने का प्रयास किया। थैंक्स कहना चाहूंगा संजय सर को,
कि जो भी मैं हूँ, आप भी जो भी है, उन्हीं की वजह से, मैं भी जो भी हूँ, मैं उन्हीं की वजह से हूँ। अगर ये अपने दिमाग में नहीं लाते कि मैं एटॉमी को अच्छे तरीके से प्रमोट या डेवलप नहीं कर पाऊंगा, काश एटॉमी इंडिया के अंदर में अभी तक लॉन्च नहीं हुई रही थी, अभी तक नहीं हुई रही थी। क्योंकि सबसे बड़ी अगर नेटवर्क टीम की अगर बात किया जाए तो इंडिया के अंदर में सबसे बड़ा टीम हमारा ही है, इंडिया के अंदर में सबसे बड़ा, बाकी किसी का नहीं है। तो जब हम डॉक्टर साहब को मिले, डॉक्टर अब्राहम साहब को नवेदम में फर्स्ट टाइम, उस समय में उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो एज अ रिप्रेजेंट थे उस समय में, सिर्फ वो अपलाइन के साथ आए थे और हमारी बात सुनते थे, लेकिन हमें भी पता नहीं था। लेकिन मजे की बात यह है दोस्तों, मैं रियल बता रहा हूं, जब एटॉमी लॉन्चिंग की बात का डेट आता था, उसको हम रियल दिल से कह रहा हूं, घुमा फिरा के हम बताते थे, नहीं नेक्स्ट मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ ऐसे बता के, क्योंकि हमें वो नेटवर्क जो बनाया था हमें वो बरकरार रखना था। ये दिल से बता रहा हूं, हम उस समय भी कुछ बातें झूठ भी कहे, लेकिन वही झूठ बहुत सारे लोगों की जिंदगी आज बदल चुकी है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल चुकी है दोस्तों। इस तरीके से हमने और स्ट्रगल करके, संजय सर, मैं और 2-3 साथियों ने, आप लोग भी स्ट्रगल करके उसको अच्छे तरीके से मोड़ दिया है, अच्छे तरीके से डेवलप किया। इसके लिए थैंक्स कहना चाहूंगा सभी का, लीडर्स का, जितने एटॉमी डिस्ट्रीब्यूटर है जो मुझे सुने हैं। बस यही से मैं रुकना चाहूंगा। थैंक्स कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब को, डॉक्टर यश कुमार जी को, जिन्होंने मुझे एआई के प्लेटफॉर्म पे इन्होंने इनवाइट किया। थैंक यू सर। और टू मैक डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और जबरदस्त, मुझे लगता है ये चीजें आज तक किसी ने नहीं सुनी होगी, जो चीजें आज आपने बताई। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच अगेन। वाकई में ये चीजें वो थी जो एक बार वापस दिल में, दिमाग में वो चीजें रिपीट हो गई, जो एक्चुअली प्री लॉन्च में, जिसको 1 साल मैंने भी देखा, तो वो चीजें वापस ऐसा लग रहा था कि चीजें वापस फिल्म की तरह चलने लग गई। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और इनवाइट करना चाहूंगा हमारे डायमंड मास्टर विकास गौतम जी को, कि वो अपना सवाल हमारे ब्रांड न्यू शैरोन रोज मास्टर संजय मेश्रॉन के सामने रखे। विकास सर, वेलकम। थैंक यू सो मच डॉक्टर एस कुमार सर, थैंक यू। और सबसे पहले संजय सर, नमस्कार आपको। और संजय सर, हम सब लोगों का, मेरा अकेले का सवाल नहीं है, हम सब लोग जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में एटॉमी कैसे आया, किसके माध्यम से आया। नंबर 2, आपको इस बिजनेस को करते वक्त कितनी परेशानी आई, क्या क्या चैलेंज आप लोगों के सामने आए, आपके सामने आए। मैं तो ये जानता हूं कि हम लोगों को बिजनेस आप लोगों को देख के किया, लेकिन आपने कैसे किया बिजनेस, क्या क्या चैलेंज आपके पास आए, और इस सफलता के पीछे आपने जो कामयाबी ली है उसका राज क्या है। Okay, thank you. डॉक्टर कुमार सर। यस सर, वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। संजय सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आवाज आ रही है मेरी? यस, क्लियर सर। ओके। सबसे पहले तो Yes, sir, नए clear साल आवाज की आ रही है। सभी लीडर्स लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के मीटिंग को सुनने के लिए जितने भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से लेकर एजेंट, स्पेशल एजेंट, डीलर, एग्जीक्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटर्स, उसके बाद में सेमी सेल्स मास्टर, ऑटो सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर एंड शेरॉन रोज मास्टर, जितने भी लोग सुन रहे हैं, और हो सकते हैं कि कुछ गेस्ट लोग भी होंगे जो अभी तक के ज्वाइन नहीं हुए होंगे, और इस लिंक के बारे में उसको सर्कुलेट किया गया होगा कि चलो एक बार जाके सुन लीजिए, पसंद आएगा तो फिर समझ लेना। तो उन लोगों को भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और नए साल की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मेरा जो जर्नी शुरू हुआ है, एटॉमी कैसे आया, ये सवाल सर ने किया है, तो मैं ये बताना चाहूंगा। मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ कोऑपरेटिव एंड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में, और 2017 में मेरा ट्रांसफर हुआ। तो ट्रांसफर हुआ तो ऐसी जगह पर हुआ कि वहां मैं जाना नहीं चाहता था, और वहां नहीं जाने का कारण ये था कि वो नक्सलाइट एरिया में आता है, और मैं जहाँ रहता हूँ वहां से लगभग 200 से 250 किलोमीटर दूरी पर आता है। मैं विजुअली हैंडीकैप होने के वजह से
मैंने ये सोचा कि गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस में विजुअली हैंडीकैप पर्सन जहां पर भी अपना ट्रांसफर के बारे में रिक्वेस्ट करता है उसी जगह को देने का गवर्नमेंट का रूल्स है, जीआर है। तो मैं बोला मुझे पैसे देने की क्या आवश्यकता है। तो मैंने पैसे नहीं देने की वजह से जो हायर अथॉरिटी थी जो ट्रांसफर करते हैं डिविजनल से, तो उन्होंने मेरा ट्रांसफर 200-250 किलोमीटर दूरी पर किया। तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैं इथिक्स से ही चलता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया एक तरफ मैं एक तरफ, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है वही मैं करता हूँ। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अभी जॉब पर जाऊंगा ही नहीं, और 7 महीने कंटिन्यूली जॉब पर नहीं गया। और उस 7 महीने के दौरान उन सारे लोगों के तरफ मैं गया कि मेरा जो ट्रांसफर है मैं जहाँ चाहता हूँ वहां पर होना चाहिए। तो किन के पास में गया, तो लोकल के जो एमएलए होते हैं उनके पास गया, उनके तरफ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। हमारे उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके पास गया, मुझे लगा शायद उनके तरफ से कुछ होगा, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। पार्लियामेंट के जो कमिश्नर है वहां जाके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कराना चाहिए, तो वहां भी गया मैं। हमारा हेड ऑफिस पुणे में है, महाराष्ट्र में। वहां भी गया, 2 बार 3 बार गया, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। फिर वहां भी सॉल्यूशन नहीं मिला, और लोकल जो डिविजनल ऑफिस होते हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट का एक डिविजनल ऑफिस है हमारा, वहां से भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। तो मुझे ये बात समझ में आई कि इसमें ईमानदार लोगों की कोई कद्र नहीं की जाती है। जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है, मैं खुद दिल से बोलना चाहूंगा कि ईमानदार लोगों की कोई कदर नहीं की जाती। जो उनकी पॉलिसी के हिसाब से जो चलते हैं उन लोगों की कदर की जाती है। जो पैसे देते हैं, ब्राइबिंग करते हैं, उन्हीं लोगों का मतलब जहां बोले वहां ट्रांसफर होता है। तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, और इसी कारण को लेकर मैं 7 महीने गया ही जॉब के ऊपर। मैं बोला जाने दीजिए, ये जॉब मुझे करनी ही नहीं है। और उसी दौरान मैंने डिसीजन ले लिया, तू कमिश्नर है, तू यदि मुझे रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से यदि मेरा ट्रांसफर नहीं कर सकता, मैं भी एक दिन कमिश्नर बन के दिखाऊंगा। और मैंने आईएएस का प्रिपरेशन करने का मन में ठाना, और मन में ठानने के बाद उसी समय 10,000 प्लस की मैंने किताबें ली, का फॉर्म भरा, एग्जाम की, और करने के बाद में फिर मैं जॉब पर जा ही नहीं रहा था, मैं था। इसके प्रीवियस कंपनियों का कुछ अनुभव था मेरे पास। फ्रेंड सर्कल में जो अभी डायमंड मास्टर बने हैं मिस्टर जीवन जी दिगोरे, और हमारे एक फ्रेंड सर्कल में थे मिस्टर वीरेंद्र बडोले, जो अभी सेल्स मास्टर, जस्ट कंपनी लॉन्च हुई थी, जस्ट सेल्स मास्टर बने थे, तो उन्होंने वो छोड़ दिया। कोई भी कारण हो सकते हैं उनके इंटरनली, मुझे नहीं पता। तो वो एक वंडर कॉल कंपनी को कर रहे थे, जो कि मलेशिया की कंपनी थी, टेक्नोलॉजिकल कंपनी थी। और मैं उसी समय जॉब पर नहीं जा रहा। वीरेंद्र बडोले और जीवन जी दिगोरे, जो अभी डायमंड मास्टर हैं, अभी इसी साइकिल में लास्ट वाले साइकिल में बने, तो उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि सर, बोले एक फ्रेंड्स थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग, क्योंकि मीटिंग बहुत जबरदस्त होने वाली है। क्योंकि आगे जो सवाल हैं और भी बहुत काम के सवाल हैं जो आपके काम आएंगे। थोड़ा सा सर नेटवर्क एरिया में आ जाते हैं। विकास सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, या अनुज सर। नेटवर्क एरिया में ही हूँ सर, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। अभी तक के तो ऐसा नहीं हो रहा था, है ना? कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है सर, अब ठीक है, संजय ठीक है सर, मैं सर। ये कहना चाहता हूँ, आपका नेटवर्क का जो डाटा है, डाटा एक बार चेक करो, क्योंकि हो सकता है आप दिन में अगर किसी को मीटिंग दे होंगे तो आपका डाटा खत्म हुआ होगा। डाटा खत्म नहीं हुआ है, डाटा वगैरह सब कुछ है, उसका कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, अपन साउंड कंटिन्यू क्लियर है करते हैं। सर, साउंड क्लियर है अब सर। ओके। तो दोनों फ्रेंड ने मुझे बोला कि सर, अभी मलेशिया से एक कंपनी आया है, और वो डिजिटल का कंपनी है। उस समय जियो लॉन्च नहीं हुआ था, और जस्ट लॉन्चिंग के प्रोसेस में था जियो उस समय।
और उस समय व्हाट्सएप कॉलिंग ये थोड़ा सा नया नया सिस्टम लग रहा था, और वो कॉलिंग के वजह से वो पैसे देने वाली कंपनी थी। तो उसमें जब इंसान जब खाली रहता है, और जब मैं जॉब पर जाने का मेरा मन नहीं था, आईएएस का कर रहा था, तो बोला चलो ज्वाइन हो जाते हैं। तो उसमें ज्वाइन हुआ। ज्वाइन होने के बाद में जिस कंपनी में वो जिनके साथ में वो काम कर रहे थे, तो कोलकाता से एक अमित शर्मा जी थे, और उनके साथ में मैं 2-3 मीटिंग गए, इनके साथ में जयपुर गए, हैदराबाद गए और मीटिंग अटेंड किए, और मलेशिया से भी कुछ लोग आए थे। तो मुझे लगा कि डिजिटल की कंपनी है, अच्छी कंपनी है, इसमें बहुत अच्छा फ्यूचर बनेगा। तो वहां फ्यूचर बनने की तो बात छोड़ो, 2 महीने के बाद में वो कंपनी कहाँ गई पता ही नहीं चला। और जिन लोगों को मैंने प्रमोट किया था, 2-4-10 तक लोगों को मैंने प्रमोट किया था, तो उनके भी पैसे चले गए वंडर कॉल के। 2-2.5 हजार रुपए एक ज्वाइनिंग के लग रहे थे उस समय, तो उनके भी पैसे चले गए। तो मैंने ये सोचा कि भाई ऐसे कैसी कंपनी है ना। फिर वो कंपनी भाग गई जिसका नाम था वंडर कॉल, जो मलेशिया से थी। तो 5-6-7 महीने में जॉब पर नहीं गया। तो 6-7 महीने होने के बाद में जो अमित शर्मा थे और एक बलबीर शर्मा थे जम्मू कश्मीर के तरफ से, तो मैंने यूं ही ऐसे ही 6-7 महीने होने के बाद में यूं ही फोन लगाया कि सर क्या चल रहा है। बाद में मैंने उनको यूं ही कॉल किया जैसे हम फॉर्मली कॉल करते हैं। लेकिन जब कोई कंपनी चीट करके चली जाती है और उन्हीं को जब कोई पर्सन कॉल करता है, तो वो थोड़े से हिचकिचाए, बोले सब ठीक ठाक है, कुछ नहीं है। मैं बोला कुछ तो होगा। तो उन्होंने एक वर्ड बोल दिए कि मुझे से कुछ लोग आए हैं कुछ सिस्टम लेके। तो जब इसके वजह से आदमी जब धोखा खा जाता है, फिर भी मन में एक उनको कॉल किया 6-7 महीने के बाद में। कॉल करने के बाद में उसी दिन उनके यहाँ मलेशिया से लोग आए थे एटोमी को बताने के लिए, क्योंकि 16 दिसंबर 2016 को साउथ कोरिया से इंडिया के लिए प्री रजिस्ट्रेशन जस्ट ओपन हुए थे। लेकिन उस समय इंडिया में कोई ज्वाइनिंग नहीं हुआ था, और वो मलेशिया के लोग इंडिया के लोगों को ज्वाइन करने के लिए आए थे, क्योंकि जो कंपनी जो आई थी वंडर कॉल वो तो फिर उनको मैंने पूछा कि मलेशिया से लोग आए हैं, किस लिए आए हैं। तो उन्होंने बताने में थोड़ा सी हिचकिचाहट महसूस की। उनको लगा कि भाई पहले बार तो हमने इनको डुबा दिए है, कंपनी भाग गई है, इनको कैसे क्या नाम बताया जाए। फिर भी मैं ईगरनेस था, जिद्दी पर्सन था। मैं बोला नाम तो बताओ, पसंद आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। क्योंकि मैं तो घर में था, क्योंकि मुझे जॉब पर जाना ही नहीं था, प्रिपरेशन चालू थी। तो उन्होंने केवल एटोमी वर्ड बताए। और जब एटोमी वर्ड बताए, तो जब मैं खाली था घर में, पढ़ाई के बगैर मेरे पास में कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाना ही नहीं चाहता था फिर से। तो फिर जब मैंने स्टडी करना चालू किया, 3 दिन डे एंड नाइट मैंने एटोमी के जितने भी वीडियोज है जो हेनगिल पार्क सर के हैं, जो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है, क्योंकि कोरियन नहीं आती थी और मैं इंग्लिश बैकग्राउंड में होने की वजह से सारे के सारे वीडियोज मैंने 2-3 दिन वही काम किया, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक। फिर जब तक सोता नहीं तब तक 1 to 1 ऑल वीडियोज मैंने देखे। और वो सभी वीडियोस देखने के बाद में मुझे ये पता चला, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज मुझे एमवे का था और भी कंपनियों का था, जहां मैंने धोखा खाया था उसका भी नॉलेज था। तो मुझे ये बात समझ में आई कि दिस इज द यूनिक प्लेटफॉर्म। ये तो बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। लेकिन फिर से और एक मन में डाउट आया कि भाई जिन्होंने ये नाम बताया, ज्वाइन तो उन्हीं के तरफ हो सकता था। तो मुझे लगा कहीं सेकंड टाइम और भी चीट यदि हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि पहली बार तो चीटिंग हो गई थी, दूसरी बार तो नहीं हो करवाना चाहता था। फिर भी फ्री में रजिस्ट्रेशन होने की वजह से मैंने उनको बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तो पहले पैसे लगा के हम फंस गए थे, यहाँ तो बगैर पैसे लगा के फंसना है। तो मैंने मेरे डॉक्यूमेंट्स भेजे। तो जब डॉक्यूमेंट्स भेजे तो उन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन करने के लिए 15 दिन लगाए।
और मैं ईगरनेस पर्सन था, तो मुझे लगा कि मेरे डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद यदि मेरा रजिस्ट्रेशन करने के लिए यदि ये 15 दिन लगाते हैं, तो मैं यदि 5-10 लोगों के डॉक्यूमेंट्स यदि भेज दिया, क्योंकि फ्री में रजिस्ट्रेशन है, तो उन लोगों को कितने साल लगाएंगे ये लोग। तो फिर मैंने क्या किया, इंग्लिश वाले वीडियोज में हाउ टू रजिस्टर्ड इन एटोमी ये स्टडी किया, और उस समय रजिस्ट्रेशन का जो वेबसाइट था टोटली कोरियन था, और इंटेलेक्चुअल ज्यादा होने की वजह से मैं केवल अंदाज से कोरियन लैंग्वेज में पूरी ज्वाइनिंग करना सीखा। और वो ज्वाइनिंग करने के बाद में मेरे पास में 2 रजिस्टर्ड भरे हैं कम से कम शुरुआती दौर के। जो भी इंडिया में ज्वाइनिंग होती थी मेरे पास आती थी, रात के 2-2 बजे तक के वो ज्वाइनिंग करता था, फिर से और ज्वाइनिंग आती थी इधर उधर से प्रोग्रेस होने के बाद। तो ऐसी ज्वाइनिंग करते करते 2 रजिस्टर मेरे पास में पड़े हैं। और उसके बाद में जब सारा सिस्टम समझ में आया कोरियन लैंग्वेज का, यहाँ से यहाँ जाना है, वहां से वहां जाना है, तो फिर धीरे धीरे दूसरे जो हमारे साथी लोग थे उनको सिखाना हमने चालू किया। तो यहाँ से वो जर्नी शुरू हुआ। लेकिन फिर मन में आया कि वे फ्री में है, कई कंपनी कई भाग गई पहले कंपनी जैसी, तो फिर मैं तो गवर्नमेंट सर्विस में ही था। तो उस समय हमारे अपलाइन के बारे में मैं पूछने का प्रयास किया, जो कोलकाता के अमित शर्मा थे उनको, तो उन्होंने अपलाइन के बारे में नाम ही नहीं बताया। जब 15-20 दिन के बाद में फिर से मैं पूछता था, नाम नहीं बता रहे थे, क्योंकि उनको डर था कहीं ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे तो कैसे होगा। तो जो काम करने वाला इंसान होता है वो सही पर्सन की ही तलाश में होता है। तो फिर जैसे कि साउस्कर ने बताया कि हमने वेबसाइट से, फेसबुक से उनका नाम सर्च करने के बारे में कोशिश की, क्योंकि उन्होंने केवल पार्क सर करके नाम बताया था। तो फिर उसी अंदाज से हमने सर्चिंग चालू किया। तो एक दिन फेसबुक में अचानक उनका नाम दिखा। जैसे कि आज इंडिया में फेसबुक पर लोग अपनी अपनी पोस्टिंग डालते हैं, तो मैंने अचानक नाम देखा और उसमें एक नूजू करके एक लेडीज थी। तो उनको उनका कांटेक्ट नंबर था, तो उनका कांटेक्ट नंबर पे मैंने एक मैसेज डाला कि मुझे मेरे अपलाइन का कांटेक्ट नंबर चाहिए, क्या आप इनको जानते हो? तो उसने हाँ बोला, लेकिन वो भी बिजी पर्सन होने की वजह से उसने भी रिप्लाई कम से कम 1 महीने के बाद में दिया। तो कांटेक्ट नंबर आया मेरे पास, 1 महीने के बाद में बातचीत चालू थी उनके साथ में। और कांटेक्ट नंबर आने के बाद में मैं फिर डायरेक्टली पार्क सर को मैसेज किया कि आई एम योर डाउनलाइन फ्रॉम इंडिया। तो उन्होंने बोले कि प्लीज सेंड योर आईडी नंबर एंड पासवर्ड। तो मैंने आईडी नंबर पासवर्ड सेंड किया, और सेंड करने के बाद फिर उन्होंने देखा, क्योंकि उन्हीं के अंडर में था, तो उनको अच्छा लगा। ट्री देखे बहुत सारे लोग ज्वाइन हो चुके थे, 200-300 लोग उस समय ज्वाइन हो चुके थे। तो वो बोले कि भाई हम इंडिया आएंगे। तो मैं बोला ठीक है, वेलकम, आप इंडिया आइए। और इंडिया आने के बाद में उन्होंने अपने साथ कुछ प्रोडक्ट्स भी लाए थे, नूडल्स भी लाए थे जो पोटैटो का होता है, बहुत ही टेस्टी है। और सीवीड भी लाए थे, पेस्ट ब्रश लाए थे, हीमोहिम लाए थे, जिंको एर्नाटो लाए थे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने लाए थे। और वो लाने के बाद में हमें दिए यूज करने के लिए। यूज करने के बाद में पहले से ही मेरा पास में नॉलेज था, एमवे के प्रोडक्ट यूज किया था, इंडियन कंपनीज के भी प्रोडक्ट्स यूज किया था। और डायरेक्ट सेलिंग का स्टडी होने की वजह से मुझे समझ में आया कि जब प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी बेहतरीन है तो बिजनेस तो मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं करूंगा। तो फिर प्रोडक्ट यूज किए, सारी बातें हुई। फिर उन्होंने बोले कि भाई आप यदि वास्तव में यदि कुछ करना चाहते हैं, और मैं तो करना चाहता ही था क्योंकि मैं तो ड्रीमर्स हूँ, तो बोले आप कोरिया आ जाओ। तो कोरिया जाने के लिए मुझे और वीरेंद्र बडोले, जो आज नहीं है इस सिस्टम में, तो दोनों को ऑफर किया गया कि भाई आप आओ, आप टिकट पासपोर्ट बनाओ अपना। क्योंकि हमने कभी अपने लाइफ में पासपोर्ट नहीं बनाया था, गवर्नमेंट में था लेकिन पासपोर्ट नहीं बनाया था। तो फिर मैंने गवर्नमेंट के तरफ से परमिशन ली
परमिशन लेने के बाद में पासपोर्ट बना, और पासपोर्ट बनने के बाद में मैं फाइनेंशियली साउंड होने की वजह से मेरा वीजा क्लियर होने में मुझे कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन जो वीरेंद्र थे वो अनएम्प्लॉयड पर्सन थे, तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, बैंक का डिटेल्स मांगा गया, तो उनका वीजा रिजेक्ट हो गया। तो फिर मुझे अकेले ही जाने की बारी है। तो मैं अकेला गया साउथ कोरिया, क्योंकि मुझे देखना था। जब कुछ करना है तो दिल दिमाग पूरा खुला रख के, पैसे का कोई चिंता ना रखते हुए, मैं बोला पहले ये देखने की अपॉर्चुनिटी है तो पहले देख के आना चाहिए। तो सन 2018 में मैं साउथ कोरिया गया, अक्टूबर महीना था। और साउथ कोरिया जाने के बाद उस समय कोई इंपीरियल मास्टर नहीं बने थे, तो एक सक्सेस सेमिनार था सांगेसुन में। तो सांगेसुन में सक्सेस सेमिनार अटेंड किया, और तो वहाँ ग्लोबल के लीडर्स लोग आए थे, चाइना से भी लोग आए थे, इंडोनेशिया से लोग आए थे, अलग अलग डिफरेंट कंट्री से लोग आए थे, और मैं अकेला था इंडिया से। तो वहां गया, देखने के बाद में मुझे पता चला, क्योंकि लैंग्वेज तो कोरियन चलती थी, लेकिन मुझे ट्रांसलेट करके एक ट्रांसलेटर दिया गया इंग्लिश में। तो मैं इंग्लिश में सारी बातें समझा, और समझने के बाद में मुझे समझ में आया कि दिस इज यूनिक अपॉर्चुनिटी, मुझे इसको अच्छे ढंग से करना चाहिए। तो फिर 3 दिन 4 दिन वहां रहने के बाद में रिटर्न में इंडिया आया। इंडिया आने के बाद में फिर डिसाइड किया कि मैं अभी इसको अच्छे ढंग से, सही ढंग से करूंगा। फिर तब तक वो 7 महीने के पीरियड के बाद में मेरे जो कलीग्स थे ऑफिस वाले, वो रिक्वेस्ट करने लगे कि भाई आपको जितने दिन का आना है नौकरी के ऊपर उतने दिन काम पर आओ, लेकिन आप ज्वाइन हो जाओ। तो फिर मैं ज्वाइन हुआ, लेकिन मन के बाहर से ज्वाइन हुआ, क्योंकि मैं वहां जाना ही नहीं चाहता था, अभी भी नहीं जाता। तो इस तरह से मेरा एटॉमिक का जर्नी शुरू हुआ। और जर्नी शुरू होने के बाद में फिर जैसे जैसे लोगों का रजिस्ट्रेशन बढ़ते गया, एक से दूसरे की तरफ, दूसरे से तीसरे की तरफ, ये बहुत बढ़ते रहा। लेकिन जो शुरुआत हुई मीटिंग की, तो कोरियन में सब कुछ होने की वजह से इंडिया में कोई नहीं जानता था कि एटॉमिक प्लान क्या है, कैसे क्या करना है, इसका ज्वाइनिंग कैसे, कुछ कोई नहीं जानते थे। तो मैं इंग्लिश में ट्रांसलेटिंग सब सुन लिया था, तो मेरे माइंड में सब कुछ था कि भाई इसको कैसे बताना है, कैसे कैसे कैलकुलेशन करना है, क्योंकि डॉलर्स में मैंने कैलकुलेशन पता कर ली थी सारी चीजें। तो फिर हम जो मुर्गांव अर्जुनी है वहां पर मीटिंग लेना स्टार्ट करें। तो जब मीटिंग लेना स्टार्ट किए उस समय, तो एक व्यक्ति, 2 लोग, 3 लोग, इसके ऊपर में कोई नहीं आते थे। मैं एवरी संडे छुट्टी का दिन निकाल के मैं जाता था, क्योंकि सर्विस में था, तो छुट्टी बगैर मुझे कोई चांस नहीं था। तो एवरी संडे जाता था, कभी एक व्यक्ति आता था, कभी 2 लोग आते थे, कभी कोई पर्सन आता ही नहीं था। लेकिन सिस्टम बेहतरीन होने की वजह से मुझे हमेशा एक होप थी कि इसमें तो बहुत बड़ा होगा, चाहे आज लोग आए या ना आए, लेकिन आने वाले दिनों में तो पूरी लाइन लगने वाली है। ये हमेशा मेरे माइंड में चलता था, क्योंकि मैं वो सारी चीजें देखकर कोरिया से आया था, सेमिनार देख के आया था, केरी देख कर आया था, कोलमार देख कर आया था, और जितने भी अप्लायंस लोग हैं वहां के, उनसे मिल के आया था। उस समय हमारे जो अपलाइन में जो लोग हैं, उस समय रॉयल मास्टर और क्राउन मास्टर तक के ही थे। तो वो अभी 3 लोग वहां से तो इंपीरियल मास्टर बन चुके हैं, उन लोगों से मिलके आया था। तो मन में तो वही चल रहा था मेरे। उधर से आने के बाद सब कुछ हुआ, तो मीटिंग मैंने स्टार्ट किया, तो कोई पर्सन आने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जब मार्केट में नेगेटिविटी होती है तो लोग समझ नहीं पाते। तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हमने मीटिंग स्टार्ट रखे। फिर एक दिन मेरे भांजे आए, क्योंकि मैं डिजिटली उतना साउंड नहीं होने की वजह से मामा जी बोले आप तो बिजनेस कर रहे हो, तो एक काम करो, आपका एक वीडियो बना के देता हूं मैं 2-3 मिनट का। तो इंडिया का पहला वीडियो हाई एटोमी, ये शीर्षक है मेरे यूट्यूब में। वो पहला वीडियो 2-3 मिनट का उनके माध्यम से मैंने बनाया, और वो वीडियो हमने यूट्यूब पर अपलोड किया। यूट्यूब पर अपलोड करने के बाद में ऑल ओवर इंडिया से जितने भी मतलब की लीडर्स थे, समझदार लोग थे, कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी के तलाश में थे, वो 5-6 मिनट का वीडियो देख देख के मुझे कॉल करते थे कि सर हमें ज्वाइन करना है।
कुछ लोगों ने तो ये बोला था कि भाई आपके कंपनी को यदि प्रमोट करना है तो हमें पैसे दीजिए, हम आपकी कंपनी को प्रमोट करके देंगे। मैं बोला मैं अकेला काफी हूँ प्रमोट करने के लिए, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है किसी को पैसे देने के लिए। तो मैंने वैसे भी लोगों को मना किया। कुछ लोग बोलते थे कि भाई हमें टॉप पोजीशन दे दो, तो मैं बोला यहाँ टॉप पोजीशन वाला कोई सिस्टम है ही नहीं, ये कोई इंडियन कंपनी नहीं है, इथिकल कंपनी है। आपको आना है तो आइए, नहीं आना है तो मत आइए। तो ऐसे करते करते काफी लीडर्स लोग हमारे साथ में ज्वाइन हुए। साल गुजरते जा रहे थे और जैसे कि साउस्कर ने बताया कि भाई आज 6 महीने के बाद में आएंगे, 3 महीने के बाद में आएंगे, 4 महीने के बाद में आएंगे। कंपनी को करते करते हमें लगता था कि आज आएंगे, कल आएंगे। हम इधर काम कर रहे थे क्योंकि मन में जुनून था, जब जो इंसान देखकर सब कुछ आता है तो उसको वही दिखाई देता है। तो मुझे भी वही दिखाई दे रहा था, उसके ऊपर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो आज आएंगे, कल आएंगे करते 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 हमने 2-3 साल निकाल डाले कि भाई अभी काम बस आने ही वाली है, सब कुछ रेडी हो चुका है। अपलाइन को बार बार पूछते थे तो वो भी बोलते थे कि बस जस्ट वेट करिए, धीरज रखिए, पेशेंस रखिए, बस आएगा ही आएगा। तो ऐसे करते करते 2020 आ गया। 2020 आ गया, फिर 11 नवंबर का डेट भी फाइनलाइज हो गया और 11:11 में, बहुत सारी हिस्ट्री तो उतना नहीं बता पाऊंगा, बहुत समय होगा। तो 11:11 में हमारा एटोमी इंडिया में लॉन्च हो गया। तो उसके पहले के दौरान में ऑल ओवर इंडिया में 1-2 स्टेट को यदि मैं छोड़ देता हूँ तो लगभग लगभग हर स्टेट में जाकर मैंने बिजनेस को डेवलपमेंट किया है। कभी ये चिंता नहीं की कि भाई मैं विजुअली हैंडीकैप पर्सन हूँ, लेकिन मैंने कभी चिंता नहीं की कि मुझे रात होगी तो कैसा होगा, मैं ट्रेन की जर्नी कैसे करूंगा, क्योंकि मेरे साथ में वालदे करके रहते थे, अरुण वालदे, वो अभी है नहीं। तो वो हमेशा साथ में रहते थे, मेरा हाथ पकड़ के लेके जाना, सब कुछ करना। तो लेकिन मेरे अंदर में एक ही जिज्ञासा थी कि मुझे ये करना है, मतलब करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं कम से कम 2 दिन का सफर, 3 दिन का सफर, मतलब एवरी सैटरडे संडे आया तो किसी न किसी स्टेट में ही रहता था मैं, वो चाहे आसाम हो, नागालैंड हो, चाहे मणिपुर हो, मेघालय हो, कहीं पर भी हो। मतलब केवल 1-2 जम्मू कश्मीर नहीं गया और उत्तराखंड, ये 2 स्टेट नहीं गया, बाकी ऑल ओवर इंडिया के सारे स्टेट में घूम कर आया हूँ। और उस समय मैं नागालैंड जब गया तो नागालैंड में इंग्लिश का सेमिनार दे के आया, लाइफ में पहली बार। जिंदगी में कभी मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी कि इंग्लिश में सेमिनार दूंगा, क्योंकि मैं प्रोफेशनल स्पीकर तो हुई नहीं। तो फिर भी मन में एक इतना पावर था, इतनी विश्वास था मेरे अंदर कि मैं कहीं पर भी जाऊंगा, किसी को भी समझा के बताऊंगा। बस यही कॉन्फिडेंस की वजह से मैं ऑल ओवर इंडिया के सारे लीडर्स लोगों के साथ में कम्युनिकेट किया। और ये सब कुछ होने के साथ साथ बहुत टीम बढ़ा, बहुत टीम बढ़ा। लेकिन कुछ लोग इथिकली थे, कुछ लोग इथिकली नहीं थे, कुछ इधर उधर गए, कुछ लोगों ने किसी के बहकावे में आकर इधर उधर ज्वाइनिंग लगाई और बहुत सारी चीजें हुई उस दौरान। लेकिन हमारा लक्ष्य क्लियर था कि भाई हमको करना है, करना है। एटोमी इंडिया में लॉन्च हुई और पहले ही दिन, बस 1 आवर भी नहीं हुआ था तो सेल्स मास्टर भी हुए, डायमंड मास्टर भी हुए। लेकिन उसके बाद का जो सफर था वो फिर धीरे धीरे समझ में आया कि होता कैसे है, क्या क्या हमने गलतियां की हैं। तो उसके बाद में साउस्कर मेरे डाउन में ही आते हैं, तो वो सेरान रोज मास्टर बन गए। तो कैसे बने, तो इसके लिए क्या क्या गलतियां हुई, क्योंकि एक सारी जर्नी बतानी है, मिस्टेक्स भी बताने हैं और आपको क्या करना है लाइफ में ये भी बताना है। तो मिस्टेक्स ये हुई कि ऑल ओवर इंडिया के जितने भी लीडर्स मेरे पास में आते थे, 2 ही लेग थी, लेफ्ट एंड राइट। तो मैंने कभी ये नहीं देखा कि किधर किसको लगाना है। बस जो भी लीडर्स आया, ये ले लीजिए, आपको जहां लगाना है लगा लीजिए। मैंने अभी अपना कभी सेल्फिशनेस नहीं देखा। और मैं जो भी लीडर्स आते, चलो ये लीजिए, आप इनको लगा लीजिए, जहां भी लगाना चाहते हो इनको लगा लीजिए। क्योंकि लीडर्स, आप समझ सकते हैं कि 2 रजिस्टर मेरे पास में अभी भरे पड़े हैं ज्वाइनिंग से, अकेले ने खुद ने किया है। तो उस समय बहुत सारे लीडर्स आए, इधर उधर लगाए, कुछ लोग गए, कुछ लोग अभी भी वहां से, बहुत सारे लोग डायमंड मास्टर हैं जो मेरे साथ में पहले से जुड़े थे। तो उसके वजह से हुआ क्या कि एक तरफ के टीम में
मेरा जो वर्किंग होना चाहिए था 99% वर्किंग राइट साइड में हुआ। जितने भी मैंने मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेमिनार्स, सब कुछ मतलब लॉन्चिंग होने से पहले, इंडिया में लॉन्च होने के पहले सारे के सारे सेमिनार, मीटिंग मैंने सब राइट साइड में दी। तो इसका नतीजा ये हुआ कि जिधर साइड में मैंने ट्रेनिंग मीटिंगें दी, कुछ लीडर्स लोगों को मेरी बातें समझ में आई कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ लोगों ने समझ लिया और उसी को पकड़ के वो आगे चलते गए। लेकिन जो लेफ्ट साइड में मुझे और भी काम करना चाहिए था, लेकिन वो इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि जो वीरेंद्र करके था तो वो काम कर रहे थे और मुझे लग रहा था कि भी दोनों तरफ मेरा बैलेंसिंग में टीम चल रहा है। तो मुझे हमेशा ये महसूस हो रहा था कि मेरा वीकर साइड राइट साइड है। तो मैं क्या करता था, जो भी सेमिनार्स है, मीटिंग्स है, ट्रेनिंग्स है, मेरे अनुभव के आधार पर राइट साइड में देता था। लेकिन मुझे असलियत में तब पता चला जब इंडिया में लॉन्चिंग हुई और मैं डायमंड मास्टर बना और साउस्कर जी शेरान रोज मास्टर बने, उनकी सिस्टर शेरान रोज मास्टर बनी, तब मुझे पता चला कि मैंने क्या मिस्टेक की। तो मैं सभी लीडर्स लोगों से यही कहना चाहूंगा कि हमें डाउनलाइन को हेल्प करनी है, नहीं करनी है ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपके जो पर्सनल लीडर्स जो भी आते हैं, मैंने जैसी गलती की है वैसे गलती नहीं करनी। अपने पर्सनल लीडर लेफ्ट साइड के लेफ्ट में ही लगाने हैं और राइट साइड के भी लेफ्ट में ही लगाने हैं, ना कि किसी के वीकर लेग में। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक था। वो तो कोई खैर बात नहीं है, वो तो हमने सब अभी कंप्लीट कर लिया है, अभी कोई इशू नहीं है। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि 2021 के बाद 22 लगा, 21-22 लगा, तो मैं बोला अभी मैं जो वर्क करूंगा तो लेफ्ट साइड करूंगा। और इसीलिए कुछ लोगों को लगता था कि सर जो है अपने हमारे तरफ ध्यान ही नहीं देते, राइट साइड में ध्यान ही नहीं देते। तो मेरा मकसद वैसा नहीं था। मैं ये चाह रहा था कि जो इम्बैलेंस बना है, जिधर मैंने 99% दिया था, उधर डायमंड, शेरान रोज मास्टर, ऑटो सेल्स मास्टर काफी लोग क्रिएट हो चुके थे। तो मुझे हमेशा ये बात फील होती थी कि भाई सब कुछ किया है, सब कुछ किया है, लेकिन मैं नहीं हो पा रहा हूँ। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अभी पूरा 1 साल 2021 से 22 तक के पूरा साल में इधर ही काम करूंगा। और उसी के कारणवश मैं पूरा ट्रेनिंग मीटिंग, जूम मीटिंग में बहुत कम लेता हूँ, तो ट्रेनिंग मीटिंग फिजिकल में ज्यादा फोकस किया और फोकस के साथ में प्लानिंग किया कि अभी मुझे इसको कहाँ तक के लेके जाना है। और उसी का नतीजा ये है कि मैंने जो डिसाइड किया था कि मुझे कब क्या करना है, तो वो नतीजा आपके सामने में 16 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में आपको देखने को मिला। और आगे अभी 2023 आ गया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एटॉमिक की हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, आप पूरी रात गुजार दोगे तो भी खत्म होने वाली नहीं है। तो अभी हिस्ट्री 2023 में असलियत में शुरू हुई है। अभी जंग हमारा जारी हो चुका है 2023 में। कंपनी ने भी अपने तरफ से बहुत सारी चीजें करके रखी है हमारे लिए। और एटॉमी इंडिया का कहना यह है, जो कोलकाता में सेमिनार हुआ था, कि इस साल जितने भी लीडर्स लोग हैं जो पैशनेटली वर्किंग कर रहे हैं, दिल से वर्किंग कर रहे हैं, जो ड्रीमर्स लोग हैं, उनका 5 गुना इनकम बढ़ने वाला है। इतना कंपनी के मैनेजमेंट ने उसमें बोला। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज यदि आप इनकम 2 लाख रुपए बना रहे होंगे तो 10 लाख रुपए होने वाली है। 5 गुना आप अपने आप को पकड़ लीजिए। लेकिन इसके लिए काम करना पड़ेगा, बगैर काम किए कुछ नहीं होगा। पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत सारी मुसीबतें आएगी, लोग आपको अलग अलग तरह से बोलेंगे, घर वाले लोग भी बोल सकते हैं आपको, है ना। लेकिन जिस दिन आप सफल होंगे, चाहे आप जिस भी पिन में हो ना हो, कोई फर्क नहीं गिरता, लेकिन आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या अपने लाइफ में करना चाहते हो, कितने दिन में करना चाहते हो, ये जब आप अपने आप से पूछेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफलता हासिल करने से नहीं रोकेगी। जो जैसे कि मेरे साथ हो रहा है, आप लोगों के साथ भी हो रहा है और आगे होते रहेगा।
तो अभी आगे का जो जर्नी है हमारा 2023 से आगे बहुत ही ब्राइट होने वाला है, वो चाहे लेफ्ट साइड हो राइट साइड हो, और सभी के लिए मैं बराबर का समय अभी देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे जो बनना था वो मैं अभी बन चुका हूँ। और अभी मेरा एक ही लक्ष्य है। आपका क्या लक्ष्य है, क्या आपने सोच के काम कर रहे हो टीम के लिए, आई डोंट नो, लेकिन मेरा लक्ष्य एटॉमी के प्रति ये है कि पूरे वर्ल्ड में हमारे टीम से इतने इंपीरियल्स होंगे कि पूरे वर्ल्ड में किसी के टीम से नहीं होंगे, और इसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और मेरा टारगेट है कि इंडिया से, मेरे टीम से 2030 तक 100 इंपीरियल मास्टर बनाना, ये मेरा टारगेट है। और इसके लिए मैं अभी काम में लग गया हूँ। और सौभाग्य की बात यह है कि आपके लिए ये मेरा मीटिंग है, और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जर्नी बहुत टफ था, लेकिन जिसके इरादे मजबूत होते हैं तो रास्ते कोई कैसे भी हो कोई फर्क नहीं गिरता, हमें तो स्टेप बाय स्टेप चलना ही होता है। तो वैसे आपके साथ में जो भी हुआ वो पास्ट समझ के आप भूल जाइए, और आज से आप अपना एक ड्रीम डिसाइड करिए कि मुझे क्या करना है, 2023 में कहाँ तक के जाना है। क्योंकि 11 नवंबर 2023 में एनिवर्सरी प्रोग्राम होने वाला है, 3rd एनिवर्सरी प्रोग्राम। तो उसमें आप अपने आप को क्या बनकर वहां स्टेज पर संजय सर, जाना चाहते आपकी हो? आवाज नहीं आ रही, और आवाज मैं आ रही है सर? इनवाइट करना चाहूंगा अनुज सर को। अब अनुज सर, एक बार हेलो, आप आएंगे जरा। अनुज सर, हेलो, आवाज आ रही? हाँ, मैं सर, अब मैं अनुज सर को इनवाइट करना चाहूंगा आपके नेक्स्ट सवाल के लिए सर। ओके, थैंक यू। यस, अनुज सर प्लीज। थैंक यू सो मच डॉक्टर एस कुमार सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। और आज ऐसे ही हीरे, बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी, रेस्पेक्टेड संजय मेश्राम सर, सैरोन रोज मास्टर हमारी साथ आज के सेशन में उपस्थित हैं। और मैं आप सबके लिए क्लैपिंग करना चाहूंगा, और आपसे भी एक बार आपका भी एक्साइटमेंट देखना चाहूंगा कि वाकई में कैसा फील कर रहे हैं आप ये जर्नी सुनकर सर की। ये जो आज आप देख सकते हैं कि आपके सामने आज कंपनी है, प्रोडक्ट है, प्लान है, सब कुछ क्लियर है, लेकिन उनको ये भी नहीं पता था कि हमारी अपलाइन कौन है। मतलब कितनी मुश्किलों से, और ऑस्कर सर ने बताया कि प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म पे बैठ के गर्मी में, धूप में, बरसात में उन्होंने प्लान किए हैं। तो जो लोग हमारे ये समझते हैं ना कि ये जो सक्सेस की जर्नी बड़ी आसान है, बहुत इजी है, तो मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। हर इंसान को इसी रास्ते से गुजरना पड़ा है। और संजय सर की मैं एक बात आपसे बताना चाहूंगा, क्योंकि ये भावनाएं हैं। मैं तो जब भी उनसे अभी तो थोड़ा सा ज्यादा जान गए, लेकिन ऐसे ही जब मिलते थे शुरुआत में, तो मैं उनसे पर्सनली मिलता था, बोलता था कि सर देख लो मैं भी आपका इंपीरियल मास्टर हूँ, और वो हमेशा मुस्कुराते थे। और यकीन मानना दोस्तों, आज एटमी की जो चमक पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो फैल रही है, इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे रेस्पेक्टेड संजय मेश्राम सर का है। मैं एक बार पुनः सर का अभिवादन करता हूं, नमन करता हूं, क्योंकि सर आप ही वो शख्स हैं, जब कुछ भी नहीं था आपने वो होप दी, वो ताकत दी, और वो एक जज्बा और एक जुनून दिखाया। क्योंकि मैं जब पर्सनली 1 साल पहले बिफोर ज्वाइन हो गया था इसमें, और तब तक कंपनी यहाँ नहीं थी, तो हम लोगों को कुछ नहीं पता था। हमें हमारे अपलाइन जैसे प्रीतपाल सर केवल आपका नाम लेते थे कि संजय मेश्राम सर है, हम किसी को जानते ही नहीं थे सर, रियली मैं बता रहा हूँ। और उस समय मेरी आपसे फोन कॉल पे बात होती थी, पूरे हिंदुस्तान में दिखाने के लिए जो मुझे लगता है एक संजय मेश्राम सर थे। कई बार ऐसा हुआ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कई बार ऐसा हुआ जब कंपनी की लॉन्चिंग डेट कोरोना के कारण टल गई। और इंडिया का कल्चर है दोस्तों कि छक्का लग जाए, 6 लग जाए तो ताली, नहीं तो अपने फेवरेट प्लेयर को गाली। कल्चर है यहाँ के बहुत सारे लोगों का, यकीन मानना। लेकिन मैं सच में बताऊं, सल्यूट करना चाहिए आज पूरे हिंदुस्तान के लीडर्स को, ऐसी डायनेमिक पर्सनैलिटी को सल्यूट करना चाहिए जिन्होंने उस टाइम भी आप लोगों का साथ नहीं छोड़ा, जब आप ही लोग बुरा भला कंपनी नहीं लॉन्च हुई, डेट नहीं आई, इनके बारे में बोलते थे। और आज ये साबित हो गया कि वाकई में अगर आप में कुछ करने का जज्बा है, जुनून है, जो इंसान अपनी गवर्नमेंट सर्विस को दांव पे लगा सकता हो, जो अपने परिवार के बिना चिंता करे पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण कर सकता हो,
जो इंसान रात दिन कड़ी मेहनत करके शेरॉन रोज मास्टर एक बार चीजें बिगड़ जाने के बाद अपने दम पर निकाल सकता हो, वो इंसान कुछ भी कर सकता है। वो इंसान आपको इंपीरियल मास्टर तक ले जा सकता है, यकीन मानिए मेरा। और आज आप एक सही जगह हैं, सही सेशन में हैं और सही नॉलेज आप तक डिलीवर होगी। मैं वादा करता हूं, पेशेंस बनाए रखिए। दिन आज हमारे संजय मेश्राम सर का है, क्योंकि भावनाएं उनसे बहुत जुड़ी हुई हैं, एक दिल का रिश्ता बन गया है, एक परिवार के मुखिया हैं, तो भावनाएं अंदर से आती हैं, जिसे मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करना, उनसे हमेशा सीखना। जी सर, मैं अभी अपने बिना किसी देर के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना चाहूंगा। वैसे तो आपने सर बहुत कुछ बता ही दिया है, लेकिन फिर भी मैं ये पूछना चाहूंगा कि सन जब 2020 11 नवंबर 2020 को हमारे साथ एक ऐसा दिन आया कि जब एटमी लॉन्च हुई, यकीन मानना कि वो एक ऐसा लग रहा था कि सपने सच होने जैसा। तो तब सर आपने क्या फील करा, और उसके बाद जो आज शेरॉन रोज मास्टर तक की जो जर्नी है, उसको आपने कैसा, मतलब कैसे चैलेंज के रूप में लिया, कैसे इसे कवर किया शेरॉन रोज मास्टर तक की जर्नी को? और ये भी बताइए सर कि क्या चीज एक लीडर को करनी चाहिए। वैसे तो आपने बताई है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कुछ चीज आप ऐसी बताएं, क्या गलतियां हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जब हम इस सक्सेस की जर्नी में हैं, और क्या करना चाहिए और इस जर्नी को, क्योंकि सर आज आप पूरे हिंदुस्तान के लिए रोल मॉडल है, पूरी दुनिया आपको जहां जहां एटमी है वहां सब जानते हैं, पूरे 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 वर्ल्ड के लिए आप रोल मॉडल हैं, क्योंकि आपने हिंदुस्तान जैसी बड़ी कंट्री में इस बिजनेस पर स्टैंड किया है। तो ये सब जानना चाहते हैं कि सर इस सक्सेस की जर्नी में हमें कैसे करना चाहिए, और आपने शेरॉन रोज मास्टर तक का सफर कैसे तय करा। जी, पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत एक बार मंच पर। संजय थैंक यू मेश्राम, अनुज जी, प्लीज थैंक वेलकम। यू अनुज जी। सबसे पहले तो मैं सभी लीडर्स को यही कहना चाहूंगा कि आप अपना विजन जो है ये पहले लिख लीजिए कि आप क्या करना चाहते हो, क्योंकि जब तक आप क्या करना चाहते हो और कब करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो, ये जब तक आपके पास में लिखित में नहीं होगा तब तक आप कहीं पर भी जाने वाले नहीं हो। मेरे पास में मैं कब क्या करने वाला हूं ये मेरे पास में लिखित में है, वैसी ही बातें यदि आपके पास में लिखित में है तो आप भी सफल हो सकते हैं। दूसरी बात इसमें क्या है, गलतियां करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? गलतियां वही इंसान करता है जो काम करता है, और जो गलतियां नहीं करता इसका मतलब ये है कि वो काम कर नहीं रहा है, क्योंकि गलतियां उसी व्यक्ति के साथ में होती है जो काम करता है, और जो काम करता है वो गलती करेगा, और जो गलती करता है वही काम करेगा और वही सफल होगा। जिन्होंने कभी गलतियां अपने जीवन में की ही नहीं और वो यदि अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं तो गलती नहीं करूंगा और सक्सेसफुल होऊंगा, वो सफल इंसान नहीं है, क्योंकि उनको लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं है। क्योंकि जो इंसान असफल होता है उसको पता है कि वो असफल क्यों हुआ है, किस कारण के वजह से हुआ है, और वो असफलता को सफलता में बदलने के लिए उसको क्या करना चाहिए ये उसको पता है। तो मैं असफल जितने भी लोग हैं उन्होंने काम किया अपने लाइफ में कुछ सीखने के लिए, तो वो असफल लोग नहीं हैं। क्योंकि दुनिया का हिस्ट्री उठाकर जब आप देखेंगे तो जितने भी आज सक्सेसफुल लोग हम जिनको मानते हैं, समझते हैं, जिनके नाम आपको पता होंगे, वो सारे के सारे लोग असफल हुए अपने लाइफ में, रिजेक्ट हुए अपने लाइफ में। कभी भी उनको अच्छा नहीं कहा गया जब उन्होंने किसी चीज की जब शुरुआत की गई। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं, सबकी शुरुआत एक जीरो से होती है, एक विचार से होती है, एक सोच से होती है। तो असफलता आना निश्चित है। जब आप सफल होने के रास्ते पर जब चलोगे तो असफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उससे घबराना नहीं है। जैसे रास्ते से हम जब चलना शुरू करते हैं तो कभी भी सीधे रास्ते आपको नहीं मिलेंगे, ये प्रकृति का नियम है। आपको आड़े रास्ते मिलेंगे, टेढ़े रास्ते मिलेंगे, कभी चढ़ाव आएगा, कभी उतार आएगा, ये रास्ते मिलने वाले हैं आपको। और जो इंसान इस रास्ते पर चलते वक्त घबरा जाएगा कि यहाँ तो सीधा रास्ते में मैं चल रहा था, ये अचानक से मोड़ कैसे आ गई,
ये मोड़ आपको सिखाने के लिए आती है कि जब आप चलते हो तो थोड़ा सा धीरज रख कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि आपका एक्सीडेंट हो जाए। क्योंकि हम हर जगह पर हर स्पीड के साथ में नहीं चल सकते, हमें बैलेंसिंग बना के चलना पड़ेगा। तो रास्ते वही हमें सिखाते हैं कि जब पड़ाव आता है तो हमें धीरज के साथ में उसके ऊपर चढ़ाई करनी है, और जब नीचे उतरना होता है तो ब्रेकिंग के साथ में वो हमको उतरना है। तो हम सबको लाइफ में सिखाने के लिए हमें असफलता को देखना पड़ता है। सफलता तो यूं झटके में मिल सकती है, लेकिन यूं झटके में मिली हुई सफलता का आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। मान लीजिए कि हमारे पास में, एक उदाहरण बताना चाहूंगा, हमारे पास में एक भी रुपया नहीं है फॉर एग्जाम्पल, और हम चाहत रखते हैं कि हम करोड़पति बन जाए, और एक साथ आपको यदि करोड़ रुपए दे दिए तो आपको तो हार्ट फेल हो जाएगा आपका, क्योंकि आपने कभी इतने पैसे देखे नहीं, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं इसका करूं क्या, क्या करूं क्या नहीं करूं। प्रकृति क्यों हमें सिखाती है, उसके पीछे रीजन ये है कि आप सीखो, समझो, और कैसे करना है उसका पालन करो। इसीलिए प्रकृति हमें बार बार फेल करती है। क्यों? क्योंकि आपको अहंकार ना हो, आपके अंदर ईगो ना आए। जब आदमी ईगो में चला जाता है सफलता के वजह से, तो वो किसी की बात नहीं मानता है, ना किसी की बात सुनता है। इसीलिए प्रकृति हर व्यक्ति को जब सफल बनाती है तो सबसे पहले उसको ठोकर देती है, और जो भी इंसान दुनिया में ठोकर खाए हैं वही आज सक्सेसफुल बने हैं। आगे भी जो व्यक्ति ठोकर खाएगा वही व्यक्ति सक्सेसफुल बनेगा, क्योंकि वही जानता है कि ठोकर खाने का मतलब क्या है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जो काम कर रहे हो उसमें आपके साथ में मिस्टेक्स होंगी, मिस्टेक को होने दीजिए, लेकिन जानबूझकर मिस्टेक ना करें। समझदारी से काम कर रहे हैं और बाय द वे कुछ मिस्टेक हो गया, वो मिस्टेक नहीं कहलाता, वो तो अनहोनी जैसा हो गया, लेकिन उससे हमें सीखना है। क्योंकि एक ही मिस्टेक को जब हम बार बार यदि रिपीटेशन करेंगे तो उसको मिस्टेक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो उस चीज को हम जानबूझकर कर रहे हैं, तो वो मिस्टेक नहीं है आपकी। तो मिस्टेक मतलब आपको पता नहीं है कि भाई, लेकिन हो गई, उसको हम मिस्टेक कह सकते हैं, है ना। तो आपके साथ में भी होगा, जब आप बिजनेस करने के लिए जाएंगे, किसी को बताने के लिए जाएंगे, तो हो सकता है कि कोई भी इंसान एक साथ परफेक्ट नहीं होता। मैं भी आज परफेक्ट नहीं हूँ उतना, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं। लेकिन जब हमारे अंदर में आ जाता है कि आई एम परफेक्ट, तो हम हमारा जो आगे का जो सक्सेस होता है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए असफलता हमारे राह में आएगी, उससे घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है, और हमेशा अपने 3 चीजों के ऊपर ध्यान रखना है कि मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूँ, और मैं जो करना चाहता हूँ वो क्यों करना चाहता हूँ। वो नहीं करूंगा तो क्या फर्क होगा मेरे लाइफ में, उससे क्या परिवर्तन आने वाला है, नहीं आने वाला है। ये जब आप खुद एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। और तीसरी बात ये है कि मुझे ये जो मैं चीजें मेरे लाइफ में जो चाहता हूँ, कब तक चाहता हूँ, ये 3 चीजों के बारे में जब आप स्वयं एनालिसिस करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि जितने भी लीडर्स लोग आज मुझे जो सुन रहे हैं, मैंने तो 100 इंपीरियल मास्टर का टारगेट रखा है इंडिया से 2030 तक के बनाने का। हो सकता है कि अनबिलीवेबल लगे, हो सकता है कि किसी के मन में ये भी संदेह है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो 5-6 सेरान रोज मास्टर ही बने हैं, 2 साल तो हो चुके हैं। लेकिन चाइनीज बाम्बू की खेती का उदाहरण आप देखिए, जड़ें हमेशा अंदर जाती है पहले, उसके बाद में पेड़ इतना तेजी से ग्रो होता है, इतना तेजी से ग्रो होता है, आपको पता ही नहीं चलता। हमने जो काम किया भला ही 2 साल के अंदर में इंडिया को नहीं दिखा होगा, या इंडियन लीडर्स लोगों को नहीं दिखा होगा, बाकी कंपनी के लीडर्स लोगों को नहीं दिखा होगा कि भाई ये एटॉमी वाले करते क्या हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि इंडिया में नहीं तो पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में जितने लोग सक्सेसफुल होने वाले हैं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी रिकॉर्ड बने हैं, सब रिकॉर्ड ब्रेक होने वाले हैं। ये क्यों हो गए? क्योंकि एक मेरा डिसीजन है। जब एटॉमी का इंडिया में कुछ भी नहीं था, जिसके बारे में एबीसीडी कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी, फिर भी हमने करके दिखाए, तो आज तो इंडिया का हेड ऑफिस है।
आज इंडिया में मैनेजमेंट है, आज इंडिया में प्रोडक्ट्स है, आज इंडिया में 250 करोड़ का कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है एफडीआई के तहत, आज 10 करोड़ प्लस का शेयर कैपिटल है, अलग अलग शहरों में ऑफलाइन सेमिनार्स हो रहे, वनडे सेमिनार्स हो रहे, महीने 2 महीने में कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स कंपनी लॉन्च कर ही देती है। तो आप मुझे बताइए कि क्यों नहीं होगा? जब इंसान के माइंड में जब प्लानिंग होती है तो उस प्लानिंग को कोई हरा नहीं सकता। एक इंसान ही होता है कि जो जो करना चाहे वो कर सकता है। मेरे माइंड में जो बातें हैं किसी को पता नहीं है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। आपके माइंड में क्या है केवल आप ही को पता है कि आप क्या करना चाहते हो। तो मैंने तो बता दिया कि मैं तो 100 सेल्स से इंपीरियल मास्टर बनाना चाहता हूँ और ये 100% होगा, चाहे आप मानो या ना मानो। क्यों होगा, कैसे होगा, वो तो वक्त ही बताएगा। क्यों? क्योंकि चाइनीज बाम्बू 4 साल तक के जमीन के ऊपर में दिखाई ही नहीं देता। वैसे 2 साल तक के हमारे छोटे मोटे डायमंड मास्टर बने, ऑटो सेल्स मास्टर बने, लेकिन असली तैयारी अभी शुरू ही नहीं हुई है। असली तैयारी शुरू हुई है अभी 2023 से। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन सेमिनार शुरू हुए हैं। अभी शेरान रोज मास्टर की लाइन लगने वाली है और आप देखोगे 2000 का जो 11वां महीना आएगा 23 का, और 11 नवंबर में जब सेमिनार्स होंगे, इंडिया से ही पूरे रिकॉर्ड ब्रेक सक्सेसफुल लोग होंगे। वो मैं बताने की कोई आवश्यकता नहीं, वो आप अपने आंखों से देखोगे आने वाले दिनों में कि क्या होगा। क्यों? क्योंकि एक ट्रेनिंग से एक आतंकवादी पैदा किया जा सकता है जो अपने जान की परवाह ना करते हुए हजारों लाखों लोगों के मौत के घाट उतार सकता है। तो एक ट्रेनिंग से 100 इंपीरियल मास्टर 100% क्रिएट किए जा सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। और वो मैं करके दिखाऊंगा और ये आपके साथ भी होगा। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि तकलीफें उन्हीं को आएंगी जो काम करेंगे, असफलता उन्हीं को आएंगी जो काम करेंगे। जो घर के बाहर निकला ही नहीं उसको रोड का पता हो ही नहीं सकता, उसको तकलीफ का पता हो ही नहीं सकता, उसको सॉल्यूशन का पता हो ही नहीं सकता। तो जितने आदमी को तकलीफें आएंगी उतने उसके पास सॉल्यूशन होंगे। जितना आप ट्रबल्स में होंगे उतने आप मजबूत होंगे। क्योंकि मैं इतना पहले मजबूत नहीं था। जब पढ़ाई करता था तो मैं 10वीं में 3 बार फेल हुआ। किसी को यकीन नहीं आएगा, आपको लग रहा होगा कि इतने अच्छे कैसे बोल लेते हैं। इट्स अ प्रैक्टिस। क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने जीवन में कई बार फेल हुए हैं। अभी तो आधी भी हिस्ट्री मेरी नहीं है, लेकिन मेरा एक ही सपना है इस एटॉमी प्लेटफॉर्म पे कि जिस भी दिन मैं इंपीरियल मास्टर बनूंगा तो हेनगिल पास सर के सामने में ही मेरी मतलब बाकी की जो स्टोरी है वो मैं शेयर करूंगा। तो आपको भी एक डिसीजन लेना है कि आप किसके सामने में अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हो। जॉब में होने के बावजूद भी इतना मैं सीरियस एटॉमी के प्रति क्यों हूँ, उसके भी बहुत सारे कारण है। आने वाले क्वेश्चनियर में बताएंगे या तो आने वाली मीटिंग्स में हम बताएंगे, सेमिनार्स में बताएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सफलता का हकदार हर व्यक्ति है, सफल हर इंसान हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं होता? तो उसका एक ही कारण है कि वो सोचता तो है लेकिन एक्शन नहीं करता। एक्शन तो करता है लेकिन डर जाता है, कंटिन्यूटी नहीं रखता, पेशेंस नहीं रखता। किसी ने कुछ कह दिया तो बस उन्हीं की बातों को समझ लेता है और उन्हीं की बातें मान लेता है। तो हमें भगवान ने जो माइंड दिया है उस माइंड का हमें इस्तेमाल करना है कि कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है, क्या वास्तव में वैसा हो सकता है, ये हमें सोचने की बारी है। लेकिन हम वैसा कभी सोचते नहीं, और जिसने भी किसने कुछ कुछ किसी के बारे में बता दिया बस वही मान लेते हैं। लेकिन हकीकत में कुछ और होता है। जैसे काला चश्मा पहनकर हम यदि देखेंगे तो सब दुनिया हमें काली ही दिखाई देंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया काली है। तो हमें अपने आंखों के ऊपर का जैसे हम चश्मा उतार के जब हम देखते हैं तो हर चीज हमें क्लियरिटी में दिख जाती है। उसी प्रकार हम जो भी सुनते हैं समझते हैं तो उसके भी दोनों पहलू आपको देखना चाहिए। और ये जब आप देखोगे और ये करते हुए जब आगे बढ़ोगे तो सफलता आपकी निश्चित है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पेशेंस के साथ बने रहिए, काम करते रहिए, अपना एक रोड मैप बनाइए कि आप कब क्या चाहते हो, कैसे चाहते हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें सीखिए। और आप
जैसे हम एजुकेशन के लिए जैसे 10 से 20 साल 15 साल देते हैं, वैसे एटॉमी को 2 से 5 साल दीजिए और आप जो भी बनना चाहते हो वो आप बनिए। बस इतना ही कहना चाहूंगा, बताने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। वो कहते हैं कि अनुभव की भट्टी में जो जलते हैं, दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। आप सर का जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं सर के लिए, इतनी शानदार तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन करा। और जैसे कि आप सबको पता है कि 100 इंपीरियल मास्टर बनाने का सर ने एक जो जज्बा लिया है, और मुझे पता है उससे वो कर देंगे पूरा। तो मेरे पास अभी पूरे हिंदुस्तान से 339, वाह, बहुत एक सुंदर आंकड़ा दिखाई दे रहा है मुझे, 339 मुझे यहाँ पर इंपीरियल मास्टर दिखाई दे रहे हैं। तो मैं देखना चाहता हूं कि अगर आपका चैट बॉक्स में आ रहा है यस, आप क्या इंपीरियल मास्टर बनना चाहते हैं? क्या आप उन 100 में आना चाहते हैं जो संजय मेश्राम सर ने जो एक आपसे एक प्रॉमिस करा है कि मुझे 2030 तक 100 इंपीरियल मास्टर निकालने हैं? क्या आप रेडी हैं उसके लिए? क्या आप रेडी हैं एक नए जोश के साथ, नए साल में एक नई एनर्जी के साथ? सो से यस दोस्तों, यस लिखिए और बता दीजिए सर को कि सर वाकई में हम आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम भी मेहनत करेंगे। जब रात में इस टाइम सर्दी में आप निकल कर बाहर बैठकर ये मीटिंग ले सकते हैं, और संजय सर सैरून रोज मास्टर बनने के बाद आज किसी भी उसमें नहीं है, आप समझ सकते हो एक तरीके से कि नहीं मैं बन गया हूं अब लेट, वो आज भी आपको सिखाने के लिए रेडी है। तो आप भी पीछे नहीं हट सकते। और मुझे पता है कि वाह सुपर, मैं देख सकता हूँ व्हाट एनर्जी, मतलब मुझे तो गर्मी जैसा एहसास होने लगा, लेकिन अभी जैकेट उतार नहीं सकते हैं, राइट? ओके, चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, सुपर। और चेहरे की जो मुस्कुराहट मुझे दिखाई दे रही है, कमाल की है। तो अगेन मैं यहाँ पर फिर से दोबारा से इनवाइट करूंगा अपने को होस्ट सेल्स मास्टर डॉक्टर एस कुमार सर को। सर प्लीज वेलकम। थैंक यू वेरी मच अनुज सर, थैंक यू वेरी मच। और जबरदस्त सेशन कंटिन्यू चल रहा है, और अब मैं एक ऐसा सवाल सर से करने वाला हूं। जब मैंने पहली बार एटमी को समझा और चीजें देखी बारीकी से, तो मुझे एक चीज बहुत अच्छी नजर आई, वो था सर का विजन। तो मैं चाहता हूं वो विजन आप लोगों तक भी पहुंचे, और उस विजन का क्या रिजल्ट आ सकता है वो आप भी देखें। क्योंकि मैं सच बताऊं, वो एक पर्टिकुलर 2-4 लाइनें थी जो मैंने सर का वीडियो देखा था और मैं बड़ा इंस्पायर्ड हो गया था। और आप सबको पता है कि मैं मोदी केयर में एक अच्छी खासी इनकम में था, और वहां से रिजाइन करके एटमी ज्वाइन करने के पीछे कहीं ना कहीं सर का ही हाथ था। तो उसी एंगल में मैं सवाल सर से करना चाहूंगा, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे लोगों को उससे बेनिफिट होगा। तो सर एक सवाल है आपसे। सबसे पहली बात तो, आप हमेशा एटमी को एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बोलते हैं, तो एक तो सवाल ये है कि ई कॉमर्स पोर्टल, ई कॉमर्स बिजनेस एटमी कैसे है? दूसरी बात एक इम्पॉर्टेंट है कि ये 2025 तक हम क्या विजन बना सकते हैं कि एटमी टेक्नोलॉजी वाइज कहां तक पहुंच सकती है, कितना डेवलप हो सकती है, और नेटवर्क कंपनी से ये अपने आप को डिफरेंट कैसे साबित कर सकती है 2025 तक। हम ये कैसे प्रूव कर सकते हैं अपने आप को कि ये वाकई में नेटवर्क कंपनी के पैटर्न पे नहीं है, बिल्कुल अलग पैटर्न है इनका। तो आप, ये सवाल है सर, 2025 तक एटमी टेक्नोलॉजी वाइज कहां तक पहुंचेगी, प्लस में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कैसे है, और बाकी के डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से डिफरेंट क्यों है, ये हम जानना चाहेंगे सर। वेलकम सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। इसके लिए मैं ये बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो एटॉमी का जो कंपटीशन है, ये किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ में नहीं है, चाहे दुनिया की कोई भी कंपनी हो। तो सवाल ये आता है कि हमारा कंपटीशन किसके साथ है? हमारा कंपटीशन वॉलमार्ट के साथ है, हमारा कंपटीशन alibaba.com के साथ है, हमारा कंपटीशन अमेजन के साथ है, या ई कॉमर्स के ऊपर जितने भी पोर्टल्स है, जैसे कि टीवी होम शॉपिंग हो गया, इंटरनेट शॉपिंग मॉल हो गया, जो आने वाला ट्रेंड है, ट्रेंड शुरू हो चुका है, इनके साथ में हमारा कंपटीशन।
क्यों है इनके साथ में? डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो वर्ल्ड में जितनी भी कंपनीज है डायरेक्ट सेलिंग की, उनके साथ में क्यों नहीं है? इसका कारण सबसे पहले हम समझ लेते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री है, लगभग 60 से 70 सालों का हिस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, और उस 60 से 70 सालों के हिस्ट्री में आज तक के यदि हम रिकॉर्ड देखें तो $12 बिलियन का एनुअल सेल करने वाली कंपनी एमवे, ये दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। लेकिन एक तरफ यदि आप वॉलमार्ट को यदि देखते हो तो वॉलमार्ट का सालाना टर्नओवर $500 बिलियन का है। तो एटोमी के जो हमारे ऑनरेबल सीईओ है मिस्टर हेनगिल पार्क सर, उन्होंने ये सोचा कि जो कंपनी वॉलमार्ट जो कंपनी है वो किसी डायरेक्ट सेलिंग में ना रहते हुए जब $500 बिलियन का टर्नओवर करती है, तो ऐसी क्या विशेषताएं उनके पास में कि एक जो डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी जो 70 साल हो गए, 80 साल हो गए, किसी को तो 100 साल भी हो चुके होंगे, वो $10 बिलियन या $100 बिलियन तक के भी नहीं पहुंच पा रहे? क्या कारण है? तो उनको एक बात समझ में आई कि केवल डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी होने से हम कोई $1 बिलियन इंडस्ट्री वाली कंपनी नहीं बन सकते। उसके लिए हमें चाहिए कंज्यूमर बेस, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां क्या करती है, लोगों को रजिस्ट्रेशन करती है, पैकेज सिस्टम देती है, लोगों को जबरदस्ती परचेसिंग करवाने के लिए बोलती है, जो कि लोगों को पसंद नहीं है। हर इंसान अपने मन मर्जी के हिसाब से जहां जाना चाहता है वो जा सके, जो चीज खरीदी करना चाहे वो खरीदी कर सके। ये जहां पर होगा वहीं से बिजनेस बड़ा होगा, और यही फार्मूले के साथ में एटोमी आई है कि जब वॉलमार्ट बगैर किसी प्रमोशन के जब $500 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है, सालाना टर्नओवर करती है, तो एटोमी का लक्ष्य है कि $100 बिलियन कंपनी बनना। $100 बिलियन कंपनी का मतलब ये होता है कि आज हम डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में जिसको नंबर 1 अभी देख रहे हैं, एटोमी का एमवे को नंबर 1 8 पॉइंट समथिंग बिलियन का एनुअल टर्नओवर करती है, तो हमारा लक्ष्य $100 बिलियन टर्नओवर करना है। हम आने वाले दिनों में वॉलमार्ट को टक्कर देने जा रहे हैं, हम आने वाले दिनों में alibaba.com को टक्कर देने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वैसी स्ट्रेटेजी, वैसी टेक्नोलॉजी, वैसी प्लानिंग एटोमी के पास है, और वही एक कारण है कि विद इन 12 to 13 ईयर्स हम वर्ल्ड के टॉप 10 में आ चुके हैं, वर्ल्ड की 100 कंपनियों में से। और एटोमी ने डिक्लेयर कर दिया है कि आने वाले 2030 तक पूरी दुनिया में ऐसी एक भी कंट्री नहीं होगी कि वहां पर एटोमी नंबर 1 आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये 100% होने जा रहा है, पूरी दुनिया में नंबर 1। कुछ कुछ कंट्रियों में तो ऑलरेडी पहले से ही नंबर 1 है, साउथ कोरिया में नंबर 1 है, जापान में नंबर 1 है, बहुत कंट्रियों में नंबर 1 बनने जा रही। तो ये ई कॉमर्स क्यों है, और इसका विजन बहुत बड़ा है, जो आज हो सकता है कि आपको विजन के बारे में पता चल जाएगा। हमारा अल्टीमेट विजन है डिस्ट्रीब्यूशन हब बनना। डिस्ट्रीब्यूशन हब का मतलब होता है कि दुनिया में हमसे बड़ा हब कोई नहीं होगा, और कोई उतना सोच भी नहीं सकता, जो कि एटोमी ने ऑलरेडी सोच लिया है, और उसके अनुपात में एटोमी काम कर रही है। और उसी का नतीजा ये है कि हमारे पास में जो टेक्नोलॉजी है, GSGS, ग्लोबल सोर्सिंग, ग्लोबल सेल्स, दुनिया में जितनी भी कंपनीज काम कर रही है किसी के पास में नहीं है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां मार्केट में हजारों नहीं लाखों है, लेकिन क्या उनके पास में GSGS टेक्नोलॉजी है? नहीं है, केवल एटोमी के पास में। क्या उन्होंने अपने आने वाले दिनों में $100 बिलियन का टर्नओवर करने वाली कंपनी हम बनेंगे, ऐसा किसी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी ने सोचा है, या कि उसका लिखित में कोई है, या उनके जो भी फाउंडर होंगे, MD होंगे, क्या उन्होंने ऐसा बोला है कहीं पर? नहीं। लेकिन हमारे कंपनी के जो CEO है मिस्टर ऑनरेबल हानगिल पार्क सर, उन्होंने बोला है, लिखित में है कि वी विल बिकम द $100 बिलियन कंपनी। तो इससे आपको ये समझना है कि जब कंपनी $100 बिलियन की बनने जा रही है, और आज हम यदि इनके साथ में काम कर रहे हैं, तो क्या हम $1 बिलियन वाले अर्नर नहीं बन सकते? 100% बनने वाले। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में
सबसे ज्यादा यदि पे आउट कोई डिस्ट्रीब्यूट करती होगी तो वो केवल एटोमी है, क्योंकि हम 35% डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन वर्ल्ड की जितनी भी कंपनीज है ऊपर में दिखाई देता है कि हम बहुत ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन वैसा होता नहीं है। सब कंपनियां, पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड आप चेक करके देखिए, आपको ज्यादा से ज्यादा 28 to 30% तक के ही डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाई देगा। दिखने में बहुत अच्छा लगता है, ये है वो है, लेकिन जब एक्चुअली आप प्लानिंग का समझेंगे तो हमसे ज्यादा दुनिया में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता। तो ये बातें हमें पता है, अदर कंपनी को पता नहीं है, क्योंकि हमारा जो प्लान जो है ये पेटेंटेड प्लान है, इसकी कॉपी कोई नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फेल कर ही नहीं सकते, क्योंकि पीवी को हमने 100% में कैलकुलेट किया है, ना कि पैसे को। और लोग पीवी को पैसा समझते और पैसे को पीवी समझते हैं, इसी में गड़बड़ हो जाता है। तो ये समझने वाली बात है। वो एक आध सेशन होगा तो उसमें हम बताएंगे कि क्यों हमको कोई टक्कर नहीं दे सकता। तो हमारा विजन जो है ग्लोबल हब बनना है, हमारा विजन है $100 बिलियन कंपनी बनना। हमारा विजन है कि हर कंट्री में हम जाएंगे और हर कंट्री में जो डायरेक्ट सेलिंग का जो एसोसिएशन होता है, वहाँ का जो चेयरमैन होता है वो चेयरमैन केवल एटॉमिक का होने वाला है आने वाले दिनों में। चाहे दुनिया की कोई भी कंट्री हो, कोई फर्क नहीं गिरता, क्योंकि एटॉमी के पास में वो सारी चीजें हैं जो किसी के पास में नहीं। तो कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा। नंबर 1 ये है कि हमारे पास कंपनी का मोटो है, चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमिलिटी। इन चारों सेंटेंस का जब आप मीनिंग देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप किस कंपनी में ज्वाइन हुए हो। ऐसा मोटो किसी भी कंपनी के पास में नहीं। उसके बाद में हमारे प्रिंसिपल्स हैं, बीइंग, स्पीड एंड बैलेंस। किसी भी कंपनी के पास में नहीं है। मैंने तो नहीं देखा आज तक के, आपने हो सकता है देखा होगा तो आप बता सकते हैं, ये नहीं देखे। तो ये जो चीजें हैं कि हम प्रीमियर कंपनी बनना चाहते हैं, स्मॉल बट प्रीमियर कंपनी, किसी ने भी नहीं बोला। हम ऑटोमेशन वाली कंपनी बनना चाहते हैं, विदाउट एनी पर्सन, सारा का सारा कैलकुलेशन होगा। आज इधर उधर लोग ऑफिस ओपन करके लोगों को हायर कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे स्टेज पर अभी आ रहे हैं कि ऑटोमेशन सिस्टम चलेगा, वहां पर कोई पर्सन काम नहीं करेगा, फिर भी सब कुछ होगा, एक क्लिक के ऊपर होगा। इसीलिए एटॉमी हर कंट्री में केवल एक व्यक्ति को सब कुछ सौंप देती है। आप सोच के देखो, इंडिया में केवल एक ही पर्सन चलाते हैं, चाइना में केवल एक ही पर्सन चलाते हैं, हर कंट्री में 1 पर्सन है, 1 पर्सन 1 कंट्री। तो ये जो स्ट्रेटेजी है या जो प्लानिंग है वर्ल्ड में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास नहीं है और ना कभी हो सकती है, क्योंकि हेंगेल पार्क की सर की सोच अलग है। जैसे कि मेरी सोच अलग है, वैसे उनकी इस बिजनेस के प्रति सोच अलग है। और एटॉमी ये चाहती है कि आज तक के वर्ल्ड में 60-70 साल 80 साल हो चुके हैं, लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, केवल 1% लोग पैसा बना रहे हैं, 99% लोग काम ही कर रहे हैं। कंपनी ये चाहती है कि आज 99% लोग सक्सेसफुल बने और 1% लोग वही फेल होंगे जो काम नहीं करेंगे। ऐसा एटॉमी का प्लान है। तो ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्यों है, ये समझने वाली बात है। बाकी कंपनियों में क्या होता है कि वो प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर फोकस करते हैं, आपको हर महीने परचेसिंग के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन एटॉमी का निर्माण इस तरह से हुआ जैसे कि वॉलमार्ट अपने स्ट्रेटेजी से काम करता है। वॉलमार्ट क्या स्ट्रेटेजी से काम करता है? उनके पास में यूनिक क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं। दूसरी बात, उनके प्रोडक्ट्स का दाम बहुत सस्ते में होता है, लोगों को अफोर्डेबल होता है। वही स्ट्रेटेजी यहाँ पर अपनाई गई है। वॉलमार्ट में 100% मनी बैक की भी गारंटी होती है, वही स्ट्रेटेजी यहाँ पर अपनाई गई है। मतलब एक आम इंसान कोई भी परचेसिंग करता है, जब फर्स्ट टाइम जब कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा तो उसको पसंद नहीं आएगा तो वापस करेगा, इसकी मतलब बेनिफिट दिया गया है। वो और कंपनियों में बोला जाता है लेकिन वैसे होता नहीं। और वही एक रीजन है कि पूरी दुनिया का रिटर्न रेट यदि देखेंगे प्रोडक्ट्स के मामले में तो एटॉमी से कम कोई दुनिया में कोई है ही नहीं। हमारा 0.12% रिटर्न रेट है, बहुत रेयर है। लेकिन वर्ल्ड की कोई भी कंपनी का आप स्टडी करिए, आपको 2 पॉइंट प्लस ही रिटर्न रेट मिलेगा।
इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता क्या है। और हैंगेल पार्क सर ने तो क्लियरली बोल दिया है कि आने वाले दिनों में 0.00% हमारा रिटर्न रेट होगा। इसका मतलब क्या है कि एटॉमी के प्रोडक्ट्स आने वाले दिनों में जिसके भी पास जाएंगे, जो व्यक्ति इस प्रोडक्ट को यूज करेगा वो कभी इसको मना नहीं करेगा। तो सोच के देखिए कि जब ऐसा अभी है, अभी और भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो वो टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स आपके पास में आएंगे तो आपका बिजनेस कितना बढ़ेगा। तो अभी ये समझने वाली बात है कि ये ई कॉमर्स बिजनेस कैसे हैं। तो जितने भी गवर्नमेंट्स है, वो चाहे किसी भी कंट्री का हो, वो हमें पता नहीं होता कि वो ई कॉमर्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन हर कोई ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं। ई कॉमर्स का मतलब होता है कि एक जगह से रेवेन्यू इकट्ठा होना। आज अमेजन है, पूरे इंडिया के लोग वहां पर परचेसिंग करने के लिए जाते हैं, रेवेन्यू केवल अमेजन के पास जाता है। तो अमेजन के पास में पूरा रेवेन्यू जाता है। जैसे कि एक रेलवे स्टेशन होता है, तो वहां पर लोग टिकट निकालने के लिए जाते हैं और पूरा बुकिंग विंडो में सारा पैसा जमा होता है। गवर्नमेंट के जितने भी सेक्टर्स है, बैंकिंग के हम कस्टमर्स है, अकाउंट होल्डर है, हमारा पैसा पूरा एक बैंक में इकट्ठा होता है। ये सब ई कॉमर्स के सेक्टर है, लेकिन हमें बताए नहीं गए, हमें पढ़ाए नहीं गए। तो वही प्लेटफॉर्म एटॉमी का है। आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर जब ज्वाइन होता है, उसके इर्द गिर्द में 150 जो लोग जो होते हैं, प्रोडक्ट यूज करने वाले लोग होते हैं, तो वही आपका प्लेटफॉर्म है। क्योंकि एक व्यक्ति के वजह से हजारों लोग प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं, तो ऐसे मान के चलिए कि लाखों लोगों के वजह से कितने करोड़ लोग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। यही प्लेटफॉर्म है। क्योंकि एक व्यक्ति हर जगह दुकान नहीं लगा सकता, लेकिन एक व्यक्ति के माध्यम से हजारों लोगों के पास में अपने प्रोडक्ट जा सकते हैं। तो ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो इस बात को यदि आप समझ लेते हो तो बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो। तो बहुत बड़ा बिजनेस आप कर सकते हो। तो इसीलिए समझने वाली बात ये है कि हम किस कंपनी में, क्योंकि एटॉमी हमेशा ये बोलती है कि हमें कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस क्रिएट करना है, हमेशा कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस। क्योंकि आपके पास में कंज्यूमर का नेटवर्क जितना बड़ा होगा उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि भाई कोई पर्सन लीडर्स आ जाएगा तो बहुत बड़ा काम करेगा, वो काम जरूर करेगा, लेकिन यहाँ पर आम जनता बहुत बड़ा काम करेगी। क्योंकि आज यदि आप लीडर्स लोगों को बताने जाएंगे, आज आप यदि ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को बताने जाएंगे, तो इस बात को मानेंगे नहीं, यकीन ही नहीं करेंगे। एटॉमी में सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल होने वाले लोग हैं, ये आम पर्सन होंगे, मिडिल क्लास पर्सन होंगे, और आप हो, हम हैं, जो समझदार लोग हैं, लीडर्स लोग हैं, ये लोग सक्सेसफुल होंगे। क्यों? क्योंकि ये समझ लेंगे कि एटॉमी क्या है, और बाकी वाले लोग केवल ऊपर से देखते रहेंगे। क्योंकि एटॉमी का प्लान ऊपर से कुछ भी समझ में नहीं आता। हम कितना भी स्टडी करें, ऊपर ऊपर से हमें ऐसे लगने लगता है कि एटॉमी बहुत कम इनकम देती है, लेकिन ऐसा है ही नहीं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यदि इनकम कोई दे रही होंगी तो एटॉमी देती है। तो ई कॉमर्स का मतलब आपको ये समझना है कि जैसे अमेजन का एक वेबसाइट है और पूरा ऑल ओवर इंडिया वहां से परचेसिंग कर रहा है और इनकम एक जगह जा रही है, उसी प्रकार आप हो, आपके इर्द गिर्द में जो लोग ज्वाइन नहीं हो रहे, लेकिन हमारे पास में प्रोडक्ट्स हैं, अनगिनत प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, तो वो सारे के सारे लोग हमारे इर्द गिर्द के खरीदी कर रहे हैं। पेस्ट खत्म हुआ आपको ऑर्डर करवाएंगे, ब्रश का खराब हुआ आपके तरफ से ऑर्डर करवाएंगे, शैम्पू खत्म हुआ आपके तरफ से ऑर्डर करवाएंगे। आप अमेजन जैसे आप अकेले एक प्लेटफॉर्म हो, आप अपना बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हो। कौन व्यक्ति ज्वाइन होगा नहीं होगा उससे कोई लेना देना नहीं। हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी है, हमारे प्रोडक्ट्स की प्राइस सिस्टम अच्छा है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं। आप केवल एक कंज्यूमर बेस बनाने के ऊपर फोकस करिए। इससे क्या होगा कि आपका कंज्यूमर नेटवर्क इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि आप अकेले व्यक्ति से करोड़पति बनने वाले हो।
अकेले व्यक्ति से आप लाइफ टाइम की पैसिव इनकम बनाने वाले हो। यही हेंगिल पार्सर के विचारों से एटोमी का निर्माण हुआ है कि एक इंसान अपने इर्द गिर्द हजारों लोगों का कंज्यूमर नेटवर्क बनाता है, तो एक व्यक्ति से यदि 100 भी कंज्यूमर हम यदि पकड़ के चलते हैं और 100 लोग केवल हमारे टीम में हैं, तो कितने लोगों के नेटवर्क के साथ में जुड़े हो। इस बात को आपको समझना है, यही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। लेकिन बाकी लोगों को ऐसा लगता है कि लीडर्स को जोड़ेंगे। जोड़ना अच्छी बात है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन सबसे हमारा शक्तिशाली यदि कोई पिलर होगा तो वो है कंज्यूमर। इसीलिए हेंगिल पार्सर ने बोला है कि जो इंसान एक पैसिव इनकम बनाना चाहता है तो कितने लोगों की आवश्यकता, मात्र 50 लोगों की। लेफ्ट में 50 लोग, राइट में 50 लोग। वो 50 लोगों को यदि आप खुद के मेहनत से कंज्यूमर बनाते हो और उनको सुबह से लेकर शाम तक के जितने भी एटोमी में प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कराते हो, तो आपकी 3 पीढ़ी तक के आपको काम करने की आवश्यकता नहीं गिरेगी। आपको 3 पीढ़ी तक के एवरी ट्यूसडे को पैसा आएगा कि नहीं आएगा इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं गिरेगी। एवरी 7th को और 22 को जो मास्टरशिप बोनस आता है उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं गिरेगी। इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म आपके हाथ में है। तो यही था ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, यही था कंपनी का जबरदस्त सर, विजन। थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त सर, जबरदस्त। थैंक यू। सुबह